नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैंडलस्टिक के इस कंप्लीट कोर्स में। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग इस वीडियो कोर्स में कैंडलस्टिक को बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। आप में से कई लोगों को कैंडलस्टिक पहले से पता होंगी। आपको पता है हैमर कैंडल क्या होती है, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश रामी, पियर्सिंग सिग्नल, बुलिश किकर, राइट, और भी कई तरह की कैंडल्स होती है। लेकिन मेरा आप सबसे बस एक सवाल है, क्या आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट या आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको मिल पा रहे हैं या आप ला पा रहे हैं उन रिजल्ट्स को? शायद नहीं, और इसीलिए आप इस वीडियो पर अभी बने हुए हैं, राइट। तो मेरी बस एक कमिटमेंट है आपसे, मैं इस वीडियो कोर्स में कोई भी फालतू बात या कोई भी टाइम पास वाली चीज़ें नहीं बोलूँगा। आपका कोई भी टाइम या एक भी मिनट में वेस्ट नहीं करूँगा। और ये कमिटमेंट मैं आपको देता हूँ कि अगर इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को आप सही से इम्प्लीमेंट करते हो और इसके साथ में अच्छा मनी और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपके जो फेलियर्स है वो कम हो जाएंगे और आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो चलिए इम्पॉर्टेंट लर्निंग की ओर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस कैंडलस्टिक के कोर्स को 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट, किया हुआ है। तो पहला पार्ट आपका होगा बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, उसके बाद में बुलिश कैंडलस्टिक, उसके बाद में बियरिश कैंडलस्टिक। तो अभी हम लोग कैंडलस्टिक के पहले पार्ट यानी बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक को सीखना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ये समझते हैं कि मुझे कैंडलस्टिक के बेसिक्स तो सारे सब कुछ पता है, राइट, लेकिन दोस्तों नहीं पता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आपको इस वीडियो में नहीं देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। इसीलिए रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, जब भी आप कोई कैंडल स्टिक देखते हो तो जैसे कि अभी मैंने चार्ट पे आपको मैं दिखा रहा हूं, तो कितनी तरीके की कैंडल स्टिक्स आपको दिख रही है, कितने कलर की कैंडल स्टिक्स आपको दिख रही है? 2, राइट, ग्रीन और रेड, राइट। तो ये डिफॉल्ट कलर्स होते हैं कैंडल के, ग्रीन और रेड। वैसे आप इनको चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग इसी कलर में इन्हें यूज करते हैं या यूज करना प्रेफर करते हैं ज्यादातर लोग। तो ग्रीन और रेड 2 ही कलर की कैंडल है। तो सबसे पहले इन कलर के पीछे का लॉजिक क्या है वो समझ लेते हैं, तब आप शायद और अच्छे से इसको समझ पाओगे, है ना। तो दोस्तों, ग्रीन कलर आप कहाँ कहाँ देखते हो? ग्रीन कलर जनरली सिग्नल पे आप देखते हो। क्या मतलब होता है ग्रीन कलर के सिग्नल का? कि आप आगे जाने के लिए रेडी हो, आप आगे जा सकते हो। इवन आप अगर कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते होंगे तो आप डिजिटल स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए आपका बैंक का जो भी है, तो वो आपके अकाउंट में जो पैसे क्रेडिट होते हैं यानी जो आते हैं बाहर से, वो आपकी सैलरी हो सकती है या किसी ने आपको भेजे हुए पैसे हो सकते हैं, राइट। तो वो सारे पैसे जो भी आपके अकाउंट पे आए हुए हैं वो ग्रीन में दिखेंगे आपको। उसके बाद आप ग्रीन, अगर मार्केट में अभी तक काम कर चुके हैं और अगर आपको उसमें प्रॉफिट हुआ है तो आपका प्रॉफिट मार्केट में ग्रीन कलर में दिखता है। तो ग्रीन कलर आप समझ रहे हो, जहां वहां से आपको क्या दिखा रहा है? पॉजिटिविटी शो कर रहा है, पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से। और दूसरी साइड में है रेड कलर। सिग्नल पे आप देखो, आप आगे जा नहीं सकते, आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद में आप मार्केट में अगर काम किए हो और उसमें लॉस हुआ है तो वो लॉस आपका रेड कलर में दिखेगा। आप डाउनलोड कीजिए अपना डिजिटल स्टेटमेंट, उसमें आपके अकाउंट से जो पैसे बाहर गए हुए हैं वो आपको रेड में दिखेंगे। उसके बाद में जो डेंजर वाला जो साइन होता है, जो बहुत जगह पे, खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो चीज़ें होती है, जगह होती है, राइट, जो एमएसईबी के बोर्ड वगैरह, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो डेंजर वाला साइन। किस कलर में होता है? रेड कलर में ही होता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि रेड कलर जो है ना, कुछ निगेटिव चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, निगेटिव चीज़ें आपको शो कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में भी यही लॉजिक्स है इन दोनों कलर के, कि अगर वो ग्रीन कलर की कैंडल है तो प्राइस उस कैंडल में नीचे से ऊपर गई हुई है, और अगर वो रेड कलर की कैंडल है तो उसमें प्राइस जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरी हुई है। दैट्स इट, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अब ये कैंडल आप देख रहे हो, अब ये कैंडल कितने टाइम की है? इसका कोई टाइम तो होगा, 1 साल, 1 महीना, 1 दिन, 5 मिनट, 10 मिनट, कितना, राइट। तो जो चाहे आप रख सकते हो दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम सिलेक्ट की हुई है, लगाई हुई है, यानी ये एक कैंडल 5 मिनट की है,
राइट तो आप जो चाहे रख सकते हो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, वो आपको चूज करना पड़ेगा। जनरली ज़्यादातर लोग 5 मिनट यूज़ करते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, है ना। इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं वो ज़्यादातर 5 मिनट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। आप अगर स्कैल्पिंग करते हो तो शायद हो सकता है आप 1 या 2 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, है ना, वो ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो सर 5 मिनट काफ़ी छोटी हो जाएगी, फिर उसके लिए आपको थोड़ी और बड़ी टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होगा। तो हर ट्रेडर के लिए टाइम फ्रेम अलग अलग होती है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 5 मिनट की एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट की हुई है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी कैंडल आप देखेंगे वो 5 मिनट की है। तो अगर वो ग्रीन कलर की 5 मिनट की कैंडल है तो उस कैंडल में प्राइस नीचे से ऊपर की ओर गई हुई है, और अगर वो रेड कलर की कैंडल है तो उस 5 मिनट में प्राइस ऊपर से नीचे की ओर गिरी हुई है। तो चलिए एक डायग्राम के साथ में जो है दोस्तों इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। यहां से मैं एक डायग्राम के थ्रू या जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा, तो इससे आप काफ़ी आसानी से शायद समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखो 2 कलर मैंने दिखाए हुए ऑलरेडी, और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है वो उसमें प्राइस जो है नीचे से ऊपर की ओर जाती है ना। और यहाँ पे हम लोग इसका कलर भी कर देते हैं ग्रीन एरो का, सो दैट आपको वो समझ में आने लगेगा, राइट। तो ये देखिए, और यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरी हुई है और इसका कलर होगा रेड। तो ये एरो जो है आपको प्राइस की उस कैंडल में डायरेक्शन भी बता रहा है। तो 2 तरीके की कैंडल आप अभी देख रहे हो, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे से ऊपर और रेड में प्राइस ऊपर से नीचे की ओर गिरी हुई है। लेकिन अब शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से करते हैं। कैंडल की शुरुआत कहीं से तो हुई होगी, राइट। कहीं से तो कैंडल की शुरुआत हुई होगी। तो 4 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होते हैं। जब भी आप एक कैंडल को देखते हो तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होते हैं, जिसको आप हाई, लो, ओपन, क्लोज बोलते हो। तो वो कैसे बनते हैं वो अभी ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले ग्रीन कैंडल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल ये 5 मिनट की है, राइट। तो इसकी शुरुआत कहीं से तो हुई होगी। तो जहां से इसकी शुरुआत होती है मतलब वो 5 मिनट का पहला सेकंड जो रहा होगा, जहां पर प्राइस रही होगी और कैंडल की बनने की शुरुआत हुई थी, वो ये वाला पॉइंट होता है दोस्तों। कौन सा? ये नीचे वाला पॉइंट होता है ये। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन बोलते हैं दोस्तों। इसीलिए इसको हम लोग ओपन बोलते हैं या ओपनिंग प्राइस भी बोलते हैं कई लोग। ये रहा आपका ओपनिंग प्राइस या ओपन, यानी कैंडल की बनने की यहां से शुरुआत हुई है, राइट। और कैंडल खत्म कहां पे हुई? खत्म कहां पे हुई? कैंडल बंद कहां पे हुई? तो सर कैंडल जो है यहां पे बंद हुई, देखो यहां पर, है ना। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं। जैसे कि आप इससे समझ पाओगे, क्योंकि यहां पे कैंडल बंद हुई और नेट टू नेट में आप देख रहे हो नीचे शुरू हुई कैंडल, ऊपर जाके बंद हुई, और यहां से कोई नई कैंडल बनना शुरू हुई होगी, राइट। लेकिन अभी यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर। शुरू कैंडल नीचे से हुई, बंद ऊपर हुई, यानी प्राइस जो है इन 5 मिनटों में नीचे से ऊपर की ओर गई है, इसीलिए कलर ग्रीन हुआ। लेकिन रेड कैंडल में ऐसा नहीं होगा। रेड कैंडल में इसके एग्जैक्ट अपोजिट होगा, यानी ओपन ऊपर 5 मिनट में ये जो कैंडल बनना शुरू हुई थी वो यहाँ से हुई थी, और ख़त्म जो है यानी क्लोज जो है वो यहाँ पे दी है, राइट। और आप इसमें ये देख ही सकते हो कि कैंडल की बनने की शुरुआत यहाँ से, ये ओपन जो है यहाँ से हुई थी, और कैंडल जो है क्लोज कहाँ हुई? सर यहाँ पर हुई क्लोज, राइट, यहाँ पर। तो आप देख रहे हो शुरू ऊपर हुई, प्राइस नीचे गिरी, नीचे क्लोज दिया। तो इसीलिए कैंडल का कलर कौन सा है? रेड है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि कलर का क्या लॉजिक होता है। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, जो रियल कैंडल होती है क्या वो ऐसी है? नहीं, इसमें कोई लाइनें वाइनें बनी हुई है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो क्यों बनती है ये लाइनें और इनको क्या बोला जाता है? चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों ये जो ऊपर वाली लाइंस होती है, राइट, ऊपर भी लाइनें होती है, रेड में भी ग्रीन में भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। वो ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं कि हर कैंडल में ये जो ऊपर वाली लाइन है वो बननी ही चाहिए। तो ये आप बस थोड़ी कुछ ही देर में समझ जाओगे, डिटेल में अच्छे से समझ जाओगे आप कि ये लाइनें क्यों बनती है, इसे क्या बोला जाता है, राइट। तो दोस्तों जब प्राइस ऊपर जाती है तो ये वाली जो लाइन्स होती है, ऊपर वाली जो लाइन्स होती है, इनको शैडोज बोला जाता है। और अगर वो ऊपर वाली शैडो है तो उसको अपर शैडो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? अपर शैडो। तो ये रही आपकी अपर शैडो, दोनों अपर शैडो है, राइट। और जो नीचे वाली है, राइट, तो नीचे भी उनको शैडो ही बोला जाता है, लेकिन नीचे वाली शैडो उसको लोअर शैडो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोअर शैडो, दैट्स इट, राइट। तो अब तक आप समझ गए होंगे। लेकिन ये क्यों बनती क्यों है? ये
क्यों बनती है? तो चलिए इसे हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों बनती है। तो दोस्तों, जब कैंडल की बनने की शुरुआत हुई थी, यहां से हुई, 5 मिनट की ये कैंडल है, तो ये ज़रूरी है कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जानी चाहिए, ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं। 5 मिनट की ये कैंडल है तो हो सकता है ना कि पहले मिनट में यहाँ से सेलिंग आई, हाँ है ना, उसके बाद में दूसरे और तीसरे मिनट में बाइंग आई, उसके बाद में प्राइस और ऊपर गई, चौथे मिनट तक यानी 4th मिनट तक यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर गई, और उसके बाद 5वें मिनट में यहाँ से सेलिंग आई, और 5वें मिनट का जो आखिरी सेकंड है प्राइस में वो यहाँ पे ख़त्म हुआ और यहाँ से नई कैंडल बनना शुरू होगी। क्या हुआ? यहाँ से कोई नई कैंडल बनना शुरू होगी। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से कैंडल की बनने की शुरुआत हुई थी, इसीलिए ये ओपनिंग प्राइस, यहाँ पर कैंडल बंद हुई, इसीलिए ये क्लोजिंग प्राइस। लेकिन इस 5 मिनटों में सबसे ऊपर जो प्राइस गई थी वो ये वाला पॉइंट था, ये सुनो, राइट। तो इसको बोलेंगे हम लोग हाई, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाई। क्यों? क्योंकि प्राइस इन 5 मिनटों में सबसे ज्यादा ऊपर यहां तक गई थी, राइट। यहां तक सबसे ज्यादा ऊपर प्राइस गई थी, और सबसे नीचे कहां तक गई थी प्राइस? यहां तक गई थी, ये वाला जो लोवेस्ट पॉइंट है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लो बोलेंगे, डेफिनेटली इसको लो बोलेंगे, क्योंकि सबसे नीचे प्राइस यहां तक ही गई थी इन 5 मिनटों में। अब समझ रहे हो आप? एक कैंडल 4 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट दे रही है, आपको बता रही है। कौन से? ओपन, हाई, लो, क्लोज, है ना। अब थोड़ा और आगे चलते हैं राइट साइड की कैंडल की ओर, यानी रेड कैंडल की ओर। रेड कैंडल देखो, मानते हैं कि शुरुआत कैंडल की यहां से हुई। ज़रूरी है क्या कि प्राइस यहीं से गिरनी चाहिए जैसे बनना शुरू हुई? नहीं ना, राइट। हो सकता है ना कि पहले मिनट में बाइंग आए, उसके बाद फिर दूसरे और तीसरे मिनट में सेलिंग आए, चौथे मिनट तक सेलिंग कंटिन्यू करी गई यहाँ तक। हो सकता है 5 मिनट में छोटी सी बाइंग आई, और जो 5वें मिनट का आखिरी सेकंड था यहाँ पर वो बंद हुआ, और यहाँ से कोई नई कैंडल बनना शुरू हो गई, लेकिन ये क्लोज तो यहाँ पे हुई, राइट। तो इसीलिए आप समझ पा रहे हो, ये है क्लोज आपका, ये है आपका ओपन, ये है आपका क्लोज, जहाँ पे अभी ये एरो आप देख रहे होंगे। उसके बाद में यहाँ तक सबसे ऊपर इन 5 मिनटों में कैंडल यहाँ तक गई थी, प्राइस यहाँ तक गई थी, इसीलिए ये क्या बनेगा? हाई बनेगा। और सबसे नीचे यहाँ तक गई थी प्राइस, इसीलिए ये क्या बनेगा? लो बनेगा दोस्तों। इसीलिए इसमें, राइट, इसमें जो है ऊपर हाई है, राइट, और नीचे क्या होगा? लो होगा, डेफिनेटली लो होगा दोस्तों। तो ये आपका हो गया लो। इसमें कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे सर, ओपन क्लोज ग्रीन कैंडल के अपोजिट हो गया रेड में, तो क्या हाई लो नहीं होगा? क्यों होगा दोस्तों? जो ऊपर है उसको ऊपर तो बोला जाएगा, जो हाई है वो उसको हाई तो बोला जाएगा, और जो लो है उसको लो ही बोला जाएगा। इसमें ओपन लो बदल सकता है, लेकिन हाई लो कैसे बदलेगा? वो नहीं चेंज होगा, वो सेम ही होगा, राइट। तो यहां तक आई थिंक आप बेसिक चीजें समझ गए होंगे। तो दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट कैंडल में होते हैं, डेटा पॉइंट बोल रहा हूं, वो होते हैं हाई, लो, ओपन, क्लोज। तो ओपन आपको यह बता रहा है कि कैंडल की बनने की शुरुआत कहां से हुई थी, क्लोज बता रहा है कि कैंडल बंद कहां पे हुई, हाई बता रहा है कि उस कैंडल में सबसे ऊपर प्राइस कहां तक गई थी, और लो बता रहा है कि उस कैंडल में सबसे नीचे प्राइस कहां तक गई थी। फिर वो चाहे रेड कैंडल हो या फिर चाहे ग्रीन, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 3 इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कंपोनेंट कैंडल के होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट। तो 2 तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक होती है अपर शैडो, दूसरी होती है लोअर शैडो, और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको आप कैंडल की बॉडी बोलते हो। क्या बोलते हो? कैंडल की बॉडी, राइट। और ये बॉडी कैसे पता चली कौन सी होती है? तो ये जो मोटा सा हिस्सा होता है ना, शैडोज को छोड़ के जो बॉडी का जो मोटा सा हिस्सा होता है कैंडल का, जिसको आप किसी कलर में देखते हो, या तो ग्रीन में या तो रेड में, तो वो जो मोटा सा हिस्सा होता है उसी को हम लोग कैंडल की बॉडी बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ की बात करें रेड कैंडल की, तो ये है बॉडी यहाँ से यहाँ तक, और अगर हम लोग ग्रीन कैंडल की बात करें तो ग्रीन कैंडल में ये रही बॉडी, है ना। तो ये है आपकी कैंडल की बॉडी। तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कैंडल के होते हैं, अपर शैडो, लोअर शैडो, बॉडी, और 4 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट एक कैंडल बताती है, वो कोई भी कैंडल हो, हाई, लो, ओपन, क्लोज, राइट। ये बेसिक्स हो गया। लेकिन जब आप कैंडल देखते हो तो क्या सारी कैंडल्स ऐसी है? जरा देखिए, नहीं ना, ऐसी तो है नहीं। समझ रहे हो आप? ऐसी सारी कैंडल्स तो है नहीं। अलग अलग कलर तो चलो 2 ही है, लेकिन साइज, शेप कुछ अलग अलग है ना। किसी में तो शैडो ही नहीं है, किसी में शैडो है, ऊपर की है शायद, नीचे की नहीं है शैडो, नीचे शैडो है तो ऊपर नहीं है, किसी में बॉडी भी नहीं है, जैसे ये कैंडल में देखो आप, नहीं है बॉडी, राइट। तो इन्हीं से कैंडल के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे अभी आगे चल के हम लोग, जिनको सीखेंगे। अलग अलग तरीके कैंडल्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स कैंडल के अभी
हो जाएंगे, बनेंगे अभी, राइट। तो इन्हीं को हमें सीखना होता है, क्योंकि हर कैंडल का एक रिलेवेंस, मतलब अलग अलग चीज़ों में अलग अलग रिलेवेंस होता है। तो कभी भी, राइट, बहुत लोगों का, चलो मैं एक सवाल आपसे करता हूं सभी से, आप क्या मुझे बताओगे, क्या ग्रीन कैंडल में बायर स्ट्रांग होते हैं और क्या रेड कैंडल में सेलर स्ट्रांग होते हैं? चलिए 2 से 3 सेकंड का मैं पॉज लेता हूं, बताइए क्या रेड कैंडल में सेलर स्ट्रांग और ग्रीन में बायर स्ट्रांग होते हैं? राइट। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग अभी तक है तो ये बिल्कुल भी गलत है। मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है शायद अगर बहुत ही स्लो लर्नर अगर आप हो, स्लो लर्नर, राइट, तो थोड़ा समझने में आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जो मैं समराइज करके दूंगा ना लास्ट में, वो आप समझ जाओगे, बड़े आराम से समझ जाओगे, तो फिर उसके बाद में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि कैसे एक कैंडल में ये पहचान सकते हैं कि इस कैंडल में बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है, यानी कंट्रोल किसका चला है। आप कलर देखते हो, लेकिन ये गलत है, गलत है ये। आप सिर्फ कैंडल की क्लोजिंग को देख के बायर या सेलर का कंट्रोल वहां पे है ये बता सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले समझते हैं कैंडल को और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इस वाले लॉजिक को। तो देखो, ये 5 मिनट की मान लो कैंडल है, तो 5 मिनट की जो शुरुआत हुई है वो यहाँ से होती है। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि यहाँ से कैंडल के बनने की शुरुआत हुई, यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर गई, यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, राइट। उसके बाद में फिर सेलिंग आई। दूसरा तीसरा मिनट अभी चल रहा है, 5 मिनट अभी पूरे हुए नहीं है, राइट। ध्यान से देखिएगा, सेलिंग आई, सेलिंग आई, अभी यहाँ तक 3 मिनट हुए और थोड़ा नीचे गई प्राइस, 4 मिनट हुए, राइट। लेकिन आखिरी मिनट में जो बाइंग आई है, राइट, बाइंग आई और प्राइस ऊपर चली गई और यहाँ पे जाके वो बंद हो गई, राइट, बंद हो गई। ध्यान से सुनिएगा इसको अभी दोस्तों, राइट। तो आपको अब ये तो पता है कि यहाँ पे प्राइस जो आई थी, यहाँ से शुरू हुई थी कैंडल बनना, राइट। तो ये क्या बनेगा, आपकी ओपनिंग प्राइस बनेगी, बराबर। यहाँ पे प्राइस बंद हुई तो ये क्या बनेगी, क्लोजिंग प्राइस। सबसे ऊपर प्राइस यहाँ तक गई थी, इसीलिए ये क्या बनेगा, ऊपर हाई बनेगा, ये वाला पॉइंट। और सबसे नीचे प्राइस यहाँ तक गई थी, इसीलिए ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, लो बनेगा, राइट। तो यहाँ तक आप समझ गए। आपको क्या लगता है इस कैंडल की जो बॉडी है वो किस कलर की होगी, किस कलर की? रेड कलर की होगी, क्योंकि ओपन ऊपर क्लोज नीचे है ना। ओपन ऊपर हुई कैंडल, बनना ऊपर से शुरू हुई और क्लोज यहाँ पे दिया नीचे, तो यही बॉडी बनेगी। ऊपर तो शैडो और नीचे भी शैडो रहेगी। क्या लगता है आपको इसमें स्ट्रांग कौन होगा, बायर या सेलर? दोस्तों इसमें बायर का कंट्रोल है पूरी तरीके से। आपको भले ही लग रहा होगा कि ये रेड कैंडल है सर, इसमें सेलर स्ट्रांग है या हो सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें बायर स्ट्रांग है। ऐसा क्यों? चलो तो इसको थोड़ा सा अलग अलग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले देखिए बॉडी को, देखिए सिर्फ। तो बॉडी में अगर हम लोग बात करेंगे तो कलर से आप ये बोल सकते हो कि इस वाले पार्ट में सेलर स्ट्रांग है, सिर्फ कलर को देख के। उसके बाद ऊपर की शैडो की बात करते हैं। ऊपर सबसे ऊपर प्राइस यहां तक गई थी, इसीलिए हाई मिला हमें या हाई बना वहां पे। क्यों गई थी प्राइस, कौन लेके गया था? एग्रेसिव बायर लेके गए थे। बायर ही तो ऊपर लेके जाएंगे प्राइस को, एग्रेसिव बायर है ना, यहां तक लेके गए। क्या वो प्राइस को वहां पे क्लोज कर पाए, रख पाए होल्ड करके? नहीं ना, क्लोज तो नीचे है। तो इसका मतलब तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मानते हैं कि बायर यहां तक प्राइस को लेके जरूर गए थे, लेकिन यहां से सेलिंग आई और प्राइस नीचे कहीं चली गई। तो इसका मतलब ये जो प्राइस पॉइंट है दोस्तों, ये है, ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ तक एक टाइम पे प्राइस गई थी, लेकिन सेलर उन बायर के ऊपर हावी हुए, उन बायर के ऊपर भारी पड़े और सेलिंग कर करके प्राइस नीचे लाई गई। इसका मतलब सिंपल है कि ऊपर की इस वाले पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो भी शैडो आप देख रहे हो, उसमें भी सेलर स्ट्रांग है। क्या है, उसमें भी सेलर स्ट्रांग है। तो इसका मतलब क्या पूरी कैंडल में अभी सेलर स्ट्रांग है? नहीं। आपको शायद लग रहा होगा किसी किसी को कि बायर भी इसमें बॉडी में सेलर स्ट्रांग है, ऊपर की शैडो में भी सेलर स्ट्रांग है, तो नहीं है। आप ज़रा नीचे की शैडो की ओर देखते हैं। यहाँ तक आई थी प्राइस सबसे नीचे, इसीलिए वो लो बना या लो मिला हमें। कौन लेके आया, राइट? कौन लेके आता है प्राइस को नीचे? एग्रेसिव सेलर लेके आते हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ तक प्राइस को सेलर लेके आए थे। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि क्या प्राइस को वहाँ पे वो क्लोज करके रख पाए या होल्ड कर पाए? नहीं, क्लोज तो ऊपर है। इसका मतलब यहाँ तक लाए थे सेलर प्राइस को, लेकिन बायर बाइंग कर करके यहाँ तक प्राइस को लेके गए और यहाँ कहीं प्राइस ने क्लोज दिया। इसका मतलब ये जो प्राइस पॉइंट है यहाँ से, सॉरी, ये जो शैडो है नीचे वाली, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने अभी अभी मार्क किया है, राइट, तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग कौन है, किसका कंट्रोल है? बायर का। अब कंपेयर करिए, ये है आपके सामने टोटल सेलर और उसके अगेंस्ट में ये है सामने टोटल बायर। ज़्यादा कौन स्ट्रांग दिख रहा है दोस्तों?
बायर, राइट। सो अब यहाँ पे आप आराम से ये बोल सकते हो कि सर इसमें कंट्रोल जो है बायर का है, इस कैंडल में बायर का कंट्रोल चला है, बायर स्ट्रांग है। तो जो आपका लॉजिक था कि रेड कैंडल में सेलर स्ट्रांग होते हैं, ग्रीन में बायर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और इसी के अपोजिट आप किसी और ग्रीन कैंडल में जा सकते हो, दिखाता हूं मैं चार्ट पे, चलो इसको देख लेते हैं, है ना। तो आप हाँ ये देख लीजिए, क्या इसमें आप ये बोलेंगे, या दोनों कैंडल में, ठीक है, ये बीच वाली छोड़ दीजिए, आजू बाजू वाली दोनों, ये और ये वाली, क्या इसमें आप बोलेंगे कि इसमें बायर स्ट्रांग है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें सेलर का कंट्रोल चला है दोस्तों। इसीलिए प्राइस यहाँ पे इतने आसानी से ऊपर जा नहीं पाई, बाद में गई जरूर है, लेकिन उसके लिए अलग रीजन होता है, राइट। इतने सिंपल नहीं है मार्केट कि आप सिर्फ ये एक कैंडल देख के ट्रेड कर लोगे, राइट। यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कर सकते हो, लेकिन यहां पे नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में खैर आगे बात करने वाले हम लोग डिटेल में, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें सेलर का कंट्रोल था, इसीलिए आसानी से प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाई। यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम तक होल्ड किया, उसके बाद में मिला ब्रेकआउट, ठीक है। तो इससे काफी चीजें आप अभी समझ गए होंगे। तो मैं इसको अभी बहुत आसान कर देता हूं, ये हम लोग थोड़ा डिटेल में समझे, राइट। तो मैं जैसे कि पहले ही मैंने बोला था कि अगर किसी को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो मैं बहुत आसान ट्रिक बता दूंगा दोस्तों। कोई सी भी कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो, उस कैंडल का क्लोज देखिए कहां हुआ है, क्लोज। तो क्लोज सबसे ज्यादा हाई के नजदीक है या फिर लो के नजदीक है? प्राइस का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा हाई के नजदीक है या फिर लो के नजदीक है? अगर वो क्लोजिंग पॉइंट हाई के ज्यादा नजदीक है तो इसका मतलब बायर का कंट्रोल है उस कैंडल में, और अगर वो क्लोजिंग प्राइस लो के नजदीक है तो इसका मतलब सेलर का कंट्रोल है उस कैंडल में, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। आप अपने आंसर जो भी है मैं जो पूछूंगा, आप अपने आंसर आप खुद से देखते रहिएगा, या अपने आंसर खुद से थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिएगा जो भी मैं पूछूंगा, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली ये दोस्तों लाइव सेशन है नहीं कि मैं पूछूंगा और आप सवाल करोगे, तो इसीलिए आपको खुद से एक जो भी आपके मन में जो भी आंसर लगता है आपको वो आप बना लीजिए। जो भी मैं सवाल करूंगा उसके बाद में दोस्तों आप मेरे आंसर करने के बाद आप खुद से एनालाइज कीजिएगा कि आप सही हो या फिर गलत हो, राइट। तो शायद काफ़ी चीज़ें आपको अभी तक समझ में तो आ गई होंगी। अब चलो, ये कैंडल है रेड कैंडल, इस वाले प्राइस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? ओपन, हाई, लो, क्लोज, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके पास, राइट। तो इसमें से इस वाली रेड कैंडल में ये जो प्राइस पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग ओपन। इसी कैंडल में सबसे ऊपर प्राइस यहां तक गई थी, ये बनेगा आपका हाई, राइट। यहां पे आपका बनेगा हाई, यहाँ पे कैंडल क्या है, ये क्या बनेगा आपका क्लोज, और यहाँ पे ये रेड वाली यहाँ पे ये क्या बनेगा आपका लोवेस्ट पॉइंट। समझ रहे हो? अब इस कैंडल को जरा ध्यान से देखिए, जो क्लोजिंग प्राइस पॉइंट है ये वाला किसके नजदीक है? इस कैंडल के, मतलब लो के नजदीक है। तो इसमें कंट्रोल किसका हुआ? सेलर का हुआ, है ना, सेलर का कंट्रोल हुआ। समझ रहे हो? उसके बाद में दोस्तों ये जो कैंडल है, इस कैंडल को जरा ध्यान से देखिए, ग्रीन की मैं बात कर रहा हूं, मैं रेड की नहीं, ग्रीन की बात कर रहा हूं। तो ग्रीन में ये ऊपर वाला पॉइंट हाई, ये वाला पॉइंट ये क्या बनेगा? क्या बनेगा आप बोलो, राइट। ये बनेगा आपका क्लोजिंग। ग्रीन कैंडल है, प्राइस नीचे से ऊपर गई है तो ये क्लोज बनेगा। यही रेड में ओपन बन रहा था, समझ रहे हो? तो ये क्लोज ऊपर है हाई, राइट, ये आपको पता ही होगा। ये नीचे क्या है फिर? इसको क्या बोलेंगे? लो बोलेंगे या फिर इसको ओपन बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्तों? ये दोनों है, क्योंकि इस कैंडल में नीचे शैडो है ही नहीं। इस कैंडल में मान लो ये अगर 5 मिनट की कैंडल है तो इस 5 मिनटों में सबसे नीचे प्राइस यहां तक ही आई थी, इसके नीचे तो गई नहीं प्राइस, और शुरुआत भी उसकी वहीं से हुई थी। तो ये ओपन भी है और ये लो भी है, यानी इसको जनरली टेक्निकल टर्म्स में इसको बोला जाता है ओपन इक्वल टू लो, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड में करना नहीं चाहता, आप आसानी से समझ रहे हो इसको शायद, है ना। तो इसमें जैसे ये वाली रेड कैंडल है तो इसमें ऊपर क्या होता है? क्लोजिंग होता है, और ऊपर हाई भी होता है। तो ये ओपन और हाई एक ही है इस वाली ग्रीन कैंडल में। इस वाली रेड कैंडल में वही ऊपर वाला पॉइंट क्या बनेगा? हाई तो सेम ही है, हाई तो वो रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा जो पॉइंट बनेगा ये ओपन बनेगा, क्योंकि ऊपर शुरुआत होती है कैंडल की और सबसे ऊपर वाला पॉइंट वही था, उस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो आई थिंक काफ़ी अच्छे से चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। अगर इनकेस थोड़ी भी डिफिकल्टी है तो रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को जो है स्लोली और रिवाइंड करके देखिएगा, या फिर आप मेरी किसी भी सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ये कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो,
तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी भी वीडियो को क्या नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछिए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा दोस्तों आपको रिस्पॉन्ड करने की, है ना। और चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं फिर। तो यहाँ तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती आप करते हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कोई लाइव मार्केट अभी देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी लाइव मार्केट तो अपना मार्केट तो जैसे कि आप देख सकते हो 545 अभी हो चुके हैं, इसीलिए शायद अपना मार्केट, शायद क्यों अपना मार्केट तो अभी बंद ही होगा डेफिनेटली, बट अभी हम लोग कोई और मार्केट पे देखते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि कैंडल यार, कैंडल स्टिक अगर आप सीख रहे हो या प्राइस एक्शन जो भी आप सीख रहे हो हर मार्केट में काम करता है। आप चाहे फिर इक्विटी में ट्रेड करो, डेरिवेटिव्स में करो, कमोडिटी, क्रिप्टोज, फॉरेक्स, यार किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करो, प्राइस एक्शन काम करता है। और कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। नेचर का, मार्केट की नेचर का डिफरेंस हो सकता है, फ़र्क हो सकता है, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें होता नहीं है। तो चलो अभी अपना मार्केट बंद है तो अपन फॉरेक्स मार्केट देख लेते यूएसडी और यूरो को, राइट। तो ये रहा यूरो यूएसडी का चार्ट जो कि अभी लाइव मार्केट अभी चल रहा है, इसीलिए हम इसे ही देख सकते हैं। और क्योंकि मैं बहुत कम टाइम अपने पास है और कम टाइम में मैं सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं 1 मिनट की टाइम फ्रेम वाली कैंडल लगा रहा हूँ जो कि जल्दी जल्दी बनेगी और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी इस कैंडल को जो है दोस्तों क्लोज होने में अभी करीब 15 सेकंड बचे हैं। राइट साइड में आप टाइम को देख ही सकते हो। तो यहाँ पर जो लाइव मार्केट में सबसे बड़ी गलती करते हैं ना लोग कि इसको क्लोजिंग बोलेंगे, इसको हाई बोलेंगे। सर लाइव मार्केट में बस रनिंग कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। रनिंग कैंडल में सिर्फ एक प्राइस पॉइंट कंफर्म होता है कि ओपनिंग प्राइस ये है, राइट, ये ओपनिंग प्राइस है, राइट। ये मैं ग्रीन कैंडल की पहले वाली इसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो रनिंग कैंडल है तो बस उसमें ओपनिंग प्राइस कौन सी है वो कंफर्म होती है। जैसे मैं रेड की बात करूं तो ये है सर ओपनिंग प्राइस, लेकिन मैं बाकी को, जैसे मैं इसको लो नहीं बोल सकता, मैं इसको क्लोज नहीं बोल सकता, या इसको मैं हाई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सेकंड्स में टूट सकते हैं। जैसे कि देखो ये टूट गया, ये लोवेस्ट पॉइंट जो था, जो लग रहा था आपको कि ये लो है, लेकिन नहीं सर टूट गया, ये भी टूट गया। तो इसमें आप अभी भी नहीं बोल सकते कि ये सर लो है या ये क्लोज है। नो सर, लाइव या रनिंग कैंडल में कभी भी ये चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना, या ये पहले से तय नहीं कर लेना है कि ये सर ओपन है, सॉरी ये क्लोज है, हाई है ये, या फिर ये लो है। नो, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती बाकी के 3 पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, आप नहीं बता सकते। कौन से 3 पॉइंट? हाई, लो और क्लोज। रनिंग कैंडल में बस ओपनिंग प्राइस पता है, तो 8 सेकेंड बाद हमें पता चल ही जाएगा। तो देखो 5 4 3 2 1 और ये कैंडल यहाँ पे अभी होगी क्लोज, डन। अब देखो ये है आपका लो, ये है आपका क्लोज, ये ओपन। अब बोल सकते ये ही हाई है, इस कैंडल में यही हाई है, राइट। इसके सबसे ज़्यादा ऊपर प्राइस तो यहीं तक गई थी। ग्रीन कैंडल में देखो ये है आपका ओपन, राइट, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं बता पाओगे आप। जैसे ही प्राइस इसके नीचे गई देखो कलर रेड हो गया, जैसे इसके ऊपर वापस अगर जाती है मान लो तो कलर भी बदल जाएगा, देखो, राइट। सो इस तरीके से सारी चीज़ें काम करती है लाइव मार्केट में। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बेसिक्स सीखा कैंडलस्टिक के बारे में। अब एक एक करके हम लोग बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक को भी अगले पार्ट में यानी पार्ट 2 में सीखेंगे। पार्ट 2 में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बुलिश कैंडलस्टिक को। वैसे ऑलरेडी पता होंगे आपको काफ़ी सारी बुलिश कैंडलस्टिक, हैमर, इन्वर्टेड हैमर वगैरह, जो मैंने पहले वाले पार्ट में बताई थी, लेकिन अब एक एक करके सीखेंगे। वैसे कैंडल कई सारी है मार्केट में, ठीक है। मैं बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ और एक एक करके हम लोग ऐसे कुछ 5 या 6 कैंडल हम लोग सीखेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है या काम करती है। इसके अलावा भी जितनी भी कैंडल मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो, उन्हें ट्रेड करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। स्ट्रैटेजी सेम रहेगी जो हम लोग अभी सीखेंगे। सबसे बड़ी गलती बुलिश कैंडल को ट्रेड करते टाइम आप ये करते हो कि आप जहां कैंडल बने वहां ट्रेड करते हो, राइट। और यही सबसे बड़ी गलती होती है आपके फेलियर की, आपके लॉसेस की। मैं एक सवाल आपसे करता हूं, अगर आपने पेट भर के खाना खाया हुआ है, ठीक है, उसके बाद तुरंत बाद, खाना खाने के तुरंत बाद अगर मैं आपको बहुत अच्छा खाना जो आपको पसंद है वो मैं अगर ला के आपको देता हूं, आप खाओगे? नहीं, शायद नहीं खाओगे, है ना। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि ना आपके शरीर को, आपके बॉडी को उसकी ज़रूरत है, नीड नहीं आपको, और ना उसकी कदर या रिस्पेक्ट आप करोगे क्योंकि भरा हुआ है पेट। दूसरे केस में अगर आपको 2 दिन भूखा रखा जाए, उसके बाद में आपको जो शायद ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, ऐसा कोई खाना मैं आपको दिया जाए जो आप ज़्यादा पसंद नहीं करते, 2 दिन से आप भूखे हो और ऐसा खाना जो आपको शायद ज़्यादा पसंद नहीं है वो अगर दिया जाए, खाओगे आप? आराम से खाओगे। क्यों सर? क्योंकि 2 दिन से आप भूखे हो,
ठीक है, तो आपके शरीर को, आपके बॉडी को उसकी ज़रूरत भी है और उसकी रिस्पेक्ट या उसकी कदर भी आप करोगे क्योंकि 2 दिन से भूखे हो। सेम कैंडल का भी होता है, अगर कैंडल कहीं भी बने ना उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, उसकी कोई फायदा भी नहीं होता उसका, राइट। लेकिन वो अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे बने तब उसकी वैल्यू होती है, तभी वो काम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे आपके फेलियर बहुत कम और आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। तो क्या है वो? तो दोस्तों आपको पता होगा कि कैंडल पे, बुलिश कैंडल के बाद क्या आती है? बाइंग आती है ना, ज़्यादातर बाइंग आती है। लेकिन आप बेसिक्स अगर जानते हो प्राइस एक्शन का तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होगा। तो इन दोनों में से कहाँ ज़्यादातर बाइंग आपको देखने को मिलती है? सपोर्ट पे, है ना। सपोर्ट पे ज़्यादातर बाइंग आती है। हर बार आती है नहीं, सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी तो होता है ना। तो सपोर्ट पे ज़्यादातर बाइंग आती है। सर आएगी, हो सकता है, ये सारी चीज़ों पे मार्केट काम नहीं करता, ठीक है। तो सपोर्ट आपको बता रहा है कि बाइंग आ सकती है और उसी सपोर्ट पे अगर कोई बुलिश कैंडल बने तो वो बुलिश कैंडल क्यों बनी? क्योंकि बाइंग आ चुकी है। तो सपोर्ट आपको बोल रहा था कि बाइंग आ सकती है और बुलिश कैंडल दिखा रही है कि बाइंग आ चुकी है। अब अच्छा काम नहीं कर सकते आप। अब आपकी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है या फिर आपके डायरेक्शन में प्राइस के जाने की, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ नहीं गई, क्योंकि सपोर्ट बता रहा था कि बाइंग आ सकती है, क्योंकि पहले आई थी, है ना। और कैंडल स्टिक तो दिखा रही है कि बाइंग की शुरुआत हो चुकी है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन कि कोई भी बुलिश कैंडल किसी सपोर्ट पे ही बननी चाहिए, राइट। किसी भी सपोर्ट पे बननी चाहिए, राइट। तो वो सपोर्ट आप धीरे धीरे, अगर आप थोड़ा सा एडवांस में अगर धीरे धीरे जाओगे तो उसमें आप ये फर्क भी कर पाओगे कि ये सपोर्ट स्ट्रांग है नहीं है, राइट। तो वो अभी अपना कंसर्न, अभी करंटली अपना वो कंसर्न नहीं है, राइट। लेकिन वो थोड़ा बहुत आपको पता तो होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 3 पॉइंट कभी भी ध्यान रखिएगा सबसे स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। एक दिन पहले का, मतलब प्रीवियस डे का हाई लो, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रीवियस इमीडिएट जो शार्प यू टर्न्स होते हैं वो। और तीसरा, जो राउंड फिगर लेवल्स होती है उनके आसपास वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस। इन 3 पॉइंट को कभी मत भूलिएगा, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। अगर यहाँ पे कोई बुलिश या बियरिश प्राइस एक्शन उसके अकॉर्डिंग बनता है तो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। बाकी के भी होते हैं तो थोड़ा सा एडवांस में, जैसे ओपन इंटरेस्ट का आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो या कोई इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते हो तो उनमें भी कई सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिल जाते हैं, जैसे खास करके ईएमए। तो ईएमए भी अलग अलग चीज़ें हैं ईएमए में, राइट। तो चलो अपन अभी पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों कोई बुलिश कैंडल किसी सपोर्ट पे बननी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अभी, राइट, तो दूसरी कंडीशन कि प्राइस में कोई तो ट्रेंड होगा। कौन सा होना चाहिए? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड? एक्चुअली दोनों चलेंगे। कैसे? पहली कंडीशन को तो हम लोग सीख चुके हैं कि नीचे सपोर्ट होना चाहिए और वहां सपोर्ट पर बुलिश कैंडल बननी चाहिए। तो प्राइस में सबसे पहली केस समझ लेते हैं डाउन ट्रेंड वाली। तो अगर डाउन ट्रेंड है प्राइस में तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि सेलर का एग्रेशन है मार्केट में, सेलर जबरदस्त वाली सेलिंग कर रहे हैं, तभी मार्केट नीचे गिर रहा है, प्राइस नीचे गिरी है। अब अगर प्राइस सपोर्ट पे आई है और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है तो आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसमें यहाँ पर आपको ये फर्क करते आना चाहिए या समझ आना चाहिए कि ये सपोर्ट स्ट्रांग है कि नहीं है। और स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस को पहचानने के लिए मैं ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूं, प्रीवियस डे हाई, डे लो, शार्प यू टर्न और राउंड फिगर के आसपास में बनने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखना है। वैसे इस पे मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैं यूट्यूब पे के ऊपर बना चुका हूं, ट्रेडिंग जर्नी विद नितिन नाम से मेरा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। पॉइंट पे आ रहा हूं। तो अगर डाउन ट्रेंड है तो सेलर्स का एग्रेशन बहुत है और यहां से आप ट्रेंड रिवर्सल प्लान कर रहे हो सिर्फ एक कैंडल को देख के, तो ये रिस्की बहुत हो गया, राइट। ये रिस्की थोड़ा ज्यादा हो गया। तो यहां पे हो सकता है बाकी के कंपैरिजन में, जहां पर आप बुलिश कैंडल पे ट्रेड करोगे तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टॉप लॉस, यहां पे 1-2 स्टॉप लॉस आपके हो सकता है थोड़े ज्यादा जाए, ज्यादा बार कटेंगे। लेकिन डोंट वरी, अगर यहां पे आपका ट्रेंड रिवर्सल सही निकलता है तो सबसे बड़े टारगेट भी यही ट्रेड आपको देगा। बाकी की जो भी आपके ट्रेड्स आप करेंगे उससे सबसे बड़े टारगेट यही देगा आपका। मानता हूं 1-2 स्टॉप लॉस हो सकता है ज्यादा कटेंगे, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल पकड़ना काफी मुश्किल होता है, राइट। तो इस बात को आपने समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपने या तो पोजीशन साइज कम करके, यानी क्वांटिटी साइज कम करके काम कर लेना है, या फिर अपनी रिस्क और मनी मैनेजमेंट को सही तरीके से मैनेज करके काम कर लेना है। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया डाउन ट्रेंड। लेकिन अगर नहीं है डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड है मान लो, तब क्या करें, राइट। तो मान लो अगर अप ट्रेंड में प्राइस है दोस्तों,
तो अप ट्रेंड में जब प्राइस ऊपर जाती है तो एक अच्छा वाला बाइंग का आपको मूवमेंट या एग्रेशन देखने को मिलता है, उसके बाद में प्राइस नीचे गिरती है। तो यहाँ पे ये पुल बैक अगर आप सही से समझ पाते हो, पकड़ पाते हो, तो यहाँ पे अगर कैंडल बनती है बुलिश कैंडल, तब भी आप पकड़ सकते हो और यहाँ से भी आप कोई ट्रेड प्लान कर सकते हो आगे, राइट, ऐसे कुछ। तो पुल बैक का तो सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर अप ट्रेंड है कोई पहले से और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो क्या यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बने तो क्या ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर ब्रेकआउट के तुरंत बाद कैंडल बने और अच्छा अप ट्रेंड पहले से चला रहा है, बिल्कुल घाई मत करना, प्राइस को जाने दो जितना भी ऊपर जाती है। एक अच्छे वाला मूवमेंट मिलने के बाद जब प्राइस पुल बैक देगी, यानी यहाँ पे, और ये इस पुल बैक को, अब पुल बैक नहीं, एक्चुअली इसको रीटेस्ट बोला जाएगा, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था जो अब उसका ब्रेकआउट होने के बाद वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, और जब उसी सपोर्ट पे प्राइस आएगी ना, इसको रीटेस्ट बोला जाता है। तो दोस्तों ब्रेकआउट के तुरंत बाद, यानी जहाँ पे अभी ये एरो है, यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यहाँ अगर कैंडल आती है रीटेस्ट करके और यहाँ पे बनती है कोई कैंडल, तभी आपने ट्रेड करना है। कैसे करना ये मैंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन यहां ट्रेड कर सकते हो, ये वैलिड कंडीशन है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हम लोग अभी तक सीख रहे, सिर्फ कि नीचे क्या होना चाहिए, सपोर्ट, है ना, नीचे सपोर्ट होना चाहिए, और दोस्तों उसके बाद ऊपर या तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट पे कोई बुलिश कैंडल बने, या फिर किसी पुल बैक में बने अप ट्रेंड में, या फिर डाउन ट्रेंड के बाद किसी सपोर्ट पे बने प्राइस में वो बुलिश कैंडल। तो ये दो कंडीशन कभी मत भूलना दोस्तों, तो ये आप काम कर पाओगे। अब कोई भी कैंडल बनेगी सपोर्ट के ऊपर ही बनेगी डेफिनेटली। तो मान लो जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, तो ये कैंडल के बनने के बाद, बुलिश कैंडल के बनने के बाद, उसका हाई और लो एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये हाई मैंने मार्क किया, लो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली वो लो उसी सपोर्ट पे है, ये वाला, राइट। अगर ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होता या ऊपर नीचे अगर ये होता, तो उस केस में मैं यहाँ पे डेफिनेटली ये वाला लो मार्क करता। तो मान लो ऐसी कोई कैंडल बनी है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, हाई टूटने के बाद आप बाइंग की एंट्री करोगे। आप पहले तो वेट करोगे हाई टूटने का, और जैसे ही इस बुलिश कैंडल का हाई टूटता है तो इस बुलिश कैंडल के ऊपर थोड़ा सा गैप छोड़ना है अपने, और फिर बाइंग की एंट्री बना लेनी है, बाय कर लेना है। ये हुआ आपका बाइंग का एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? तो दोस्तों स्टॉप लॉस आप रखेंगे इस वाली जो बुलिश कैंडल, ये वाली जो बुलिश कैंडल है उसके नीचे आप रखोगे स्टॉप लॉस, ठीक है। और इसके ऊपर टारगेट आप कितना रखोगे, 1:2, यानी मिनिमम जो भी स्टॉप लॉस आपने रखा है उसका 2 गुना आप टारगेट लेके निकल जाओगे या एग्जिट हो जाओगे, या चाहो तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं। एंट्री मैंने यहां पे करी, आपको ये तो समझ में आ गया होगा यहां पे क्यों करी, क्योंकि सपोर्ट पे बाइंग आने का कंफर्मेशन ये बुलिश कैंडल ने मेरे को दिया, और जैसे ही बुलिश कैंडल का हाई टूटा तो वहां पे बायर का और एग्रेशन मेरे को देखने को मिला, इसलिए मैंने वहां पे एंट्री करी बाइंग साइड की। स्टॉप लॉस मैंने यहां क्यों लगाया, मैंने नीचे क्यों लगाया स्टॉप लॉस, नीचे मतलब कहां, कैंडल का जो लो है और जो सपोर्ट, दोनों के नीचे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया। क्यों लगाया दोस्तों, सपोर्ट क्या बताता है आपको, बाइंग आ सकती है। कैंडल का लो आपको क्या दिखा रहा है, बाइंग आ चुकी है। तो यहां पे अभी अभी जिन लोगों ने बाइंग करी है, अगर प्राइस यहां से, आपने यहां से बाइंग करी, क्या यहां से गारंटी है कि प्राइस ऊपर जाएगी? नहीं सर, गारंटी नहीं है। मार्केट में आप काम कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ पे गारंटी नहीं है। चांसेस है बहुत ज़्यादा कि प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन अगर कभी प्राइस नीचे गिरती है, यहाँ से आती है, तो अभी अभी इन लोगों ने जो बाइंग करी है, और ये सपोर्ट वाले बायर, ये अपने लॉस को बचाने के लिए और बाइंग करेंगे, जिसको ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं ना एवरेजिंग वगैरह करते हैं, राइट। तो वो ज़्यादातर लोग करेंगे, और नए लोग जिनको लग रहा है कि प्राइस अरे सस्ते में मिल रही है और सपोर्ट पे भी मिल रही है ना, यहाँ पे प्राइस थोड़ी महंगी थी तो अब प्राइस यहाँ पे सस्ते में मिल रही है, तो नए लोग भी यहाँ पे और बाइंग का एग्रेशन दिखाएंगे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी और आपको आपका टारगेट मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे गलत निकलते और प्राइस नीचे आ जाती है, तो दोस्तों प्राइस में यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस दे देना है, क्योंकि प्राइस एक्शन का अगर बेसिक्स आपको पता होगा तो वो क्या है कि अगर कोई सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, सपोर्ट अगर टूटता है, तो सपोर्ट के टूटने के बाद वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, और रेजिस्टेंस पे तो सेलिंग आती है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे बने रहे तो आपका लॉस बढ़ सकता है, तो यहाँ पे रुकना नहीं है, दे देना है अगर जाता है, जो कि कम टाइम जाएगा, कम बार आपका स्टॉप लॉस कटेगा, तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, वो पार्ट ऑफ द गेम है, वो जाता रहेगा कभी कभार। उसके बाद
टारगेट 1:2 आप ले सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस का 2 गुना आप ले सकते हो। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आप चाहो जो चाहे कैंडल को चाहो ट्रेड करो, जिस कैंडल को चाहो ट्रेड करो आप। वैसे मैं आपको इस वीडियो कोर्स के साथ में कैंडल स्टिक की एक कंप्लीट पीडीएफ भी देने वाला हूं। उसमें बहुत सारी कैंडल्स है, सारी कैंडल्स आपको वहां पे देखने को मिलेगी। इसी स्ट्रैटेजी में रहते हुए आपको उसको ट्रेड करना है। और अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो सबसे स्ट्रांग बुलिश कैंडल्स होती है, ऑलमोस्ट 5 से 6 कैंडल्स हम लोग जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है या पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ, उनको हम लोग सीखने की अभी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली कैंडल होती है हैमर कैंडल, राइट। हैमर यानी क्या होता है? हथौड़ा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कोई भी कैंडल जो इसके बाद हम लोग सीखेंगे तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि उसे वैसा ही नाम क्यों दिया गया, राइट। हैमर कैंडल को हैमर ही क्यों बोला जाता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि उस कैंडल में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट होंगे, उनको हम लोग सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहली कैंडल होती है हैमर कैंडल। तो ये रही हैमर कैंडल, ठीक है, कुछ इस तरीके की। उसके बाद दोस्तों रेड कलर की भी हैमर कैंडल हो सकती है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी बियरिश या बुलिश कैंडल अगर आप ट्रेड कर रहे हो या देख रहे हो, अगर वो सिंगल कैंडल है, सिंगल कैंडल, 2 कैंडल से 3 कैंडल से बनी हुई कोई कैंडल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिंगल कैंडल की बात कर रहा हूं जो कि हैमर है। तो सिंगल कैंडल में कैंडल का कलर कौन सा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हैमर कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, इसीलिए मैंने दोनों कलर में यहां पे दिखा हुआ है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। तो अब दोस्तों हैमर कैंडल कोई भी हो सकती है। और हैमर क्यों इसे बोला जाता है? क्योंकि ये एक हथौड़े की तरह, एक हैमर की तरह दिख रही है, इसीलिए हैमर कैंडल, है ना। अब इसमें कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो है कि ये जो हैमर कैंडल है ना, इसमें ऊपर की शैडो अगर नहीं है तो बहुत अच्छा, और अगर है तो ये छोटी होनी चाहिए, जैसा कि इस केस में मैंने दिखाई हुई है। अगर नहीं है तो और भी अच्छा, क्योंकि ऊपर वाली शैडो में सेलर ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और जितना कम होता है सेलर का कंट्रोल प्राइस में, उतना वहाँ पे अच्छा है, क्योंकि आप बुलिश साइड में ट्रेड कर रहे हो इसके बाद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नीचे वाली शैडो होती है ना, यहां से लेके यहां तक, तो ये जो नीचे वाली शैडो होती है, ये शैडो इस वाले बॉडी से कम 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, 2 गुना, उससे ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलेगा। मिनिमम 2 गुना नीचे वाली शैडो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि नीचे वाली शैडो में कंट्रोल किसका है? बायर का, है ना। तो इसीलिए वो जितना ज़्यादा बड़ा कंट्रोल है बायर का, जितना ज़्यादा बड़ा वो नीचे वाला शैडो, उतना ज़्यादा कंट्रोल बायर का वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। बाकी स्ट्रैटेजी तो सेम है। आप नीचे सपोर्ट है कि नहीं इसका कंफर्मेशन ले लीजिए। ट्रेंड या ट्रेंड डाउन ट्रेंड में किसी सपोर्ट पे बन रही है कैंडल, या फिर पुल बैक में बन रही है क्या, या फिर ब्रेकआउट के बाद किसी रिटेस्ट पे बन रही है, इसका कंफर्मेशन लीजिए। कैंडल अगर बने तो वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लास्ट में बताऊंगा वो ये है कि कहाँ ट्रेड नहीं करना है इन कंडीशन के मिलने के बाद भी, वो भी तो ज़रूरी है ना। तो वो मैं दोनों कैंडल्स के लिए, मतलब बुलिश और बियरिश कैंडल को दोनों को सीखने के बाद दोनों कैंडल्स के लिए मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगली कैंडल की ओर। तो दोस्तों इसी के जैसी एक अगली कैंडल होती है जिसको आप बोलते हो ड्रैगन फ्लाई डोजी। सबसे पहले हम लोग थियोरेटिकली सीख रहे हैं, उसके बाद में चार्ट पे भी दिखाऊंगा, सो डोंट वरी दोस्तों, है ना। तो यहां पे इसी के जैसी एक कैंडल होती है जिसको बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट। ड्रैगन फ्लाई कोई कीड़ा होता है जो पानी के ऊपर उड़ता है, राइट। तो आप थोड़ा गूगल करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। तो ये होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। तो जब भी डोजी की बात आएगी, डोजी में बॉडी नहीं होती, सिर्फ शैडो और बॉडी एकदम लीन पतली सी बॉडी होती है जिसमें कलर नहीं होता, मतलब राइट, कलर होता ही नहीं है, ये ऐसा कुछ, ये भी सेम। तो ये होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, सेम हैमर कैंडल की ही तरह होती है। इसका अलग से कोई लॉजिक नहीं होता, सेम वैसे ही ट्रेड करना होता है जैसे हैमर को ट्रेड करते हैं,
हाँ, लेकिन इसमें की इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नीचे की शैडो जितनी बड़ी उतना अच्छा है, बॉडी तो इसमें होती ही नहीं, तो वो कंपैरिजन 1:2 वाला कि बॉडी जितनी बड़ी है उससे 2 गुना, तो वो कोई यहाँ पे वैलिड है नहीं, राइट। लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि नीचे की शैडो एटलीस्ट एवरेज कैंडल के बराबर या एवरेज कैंडल से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, तभी आप उसमें डोमिनेंस बायर का देख सकोगे, समझ पाओगे, और कंट्रोल बायर का है ये तय कर पाओगे। ठीक है, तो इन कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसमें भी वही सारी चीजें, स्ट्रैटेजी तो अपनी सेम है हर कैंडल के लिए, कोई भी कैंडल हो चाहे। ठीक है, बढ़ते अगली कैंडल की ओर। अगली कैंडल में सर दोस्तों हम लोग जो कैंडल सीखने वाले हैं वो है इन्वर्टेड हैमर। नाम है इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर कैसी होती है कैंडल? तो हैमर को ही अगर आप उल्टा कर देंगे तो बन गई आपकी इन्वर्टेड हैमर, ये कुछ इस तरीके की। और सिंगल कैंडल है इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि कलर कौन सा है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, राइट। लेकिन वेट अ मिनट, जो कैंडलस्टिक के बेसिक्स में हम लोग सीखे हैं उससे क्या आप मुझे ये बता पाओगे कि इस कैंडल में कंट्रोल किसका है, बायर का या फिर सेलर का? सेलर का है। क्यों? क्योंकि जो कैंडल का जो क्लोज है वो लो के पास में है, ज्यादा नजदीक लो के है सबसे ज्यादा, इसीलिए इसमें सेलर का कंट्रोल है। आप देखिए ना, ये रेड कैंडल इसमें क्लोज कहां हुआ है, यहां हुआ है, तो यहां पे तो पूरा सेलर का कंट्रोल है। ये ग्रीन कैंडल उसका यहां पे क्लोज हुआ है, तो ये तो लो के नजदीक है, तो इसी यहां पे भी वही चीज है कि यहां पे कंट्रोल सेलर का है, यहां पे भी कंट्रोल सेलर का है। तो ऐसी कैंडल जिसमें सेलर का कंट्रोल है उसे हम लोग बुलिश साइड में ट्रेड क्यों कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, इसलिए कर रहे हैं कि आप वैसे भी कैंडल के तुरंत बनने के बाद क्या ट्रेड करोगे? नहीं करोगे ना। आप सबसे पहले प्रीवियस वाला ट्रेंड देखोगे या इसे पुलबैक में या किसी रिटेस्ट पे बनता हुआ देखेंगे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे क्या है? सपोर्ट है। सपोर्ट पे ज्यादातर क्या आती है? बाइंग आती है। तो यहां पे बायर ने कोशिश तो करी थी, मतलब एक दिखा दिया आपको, यहां तक प्राइस को लेके जो गए बायर, तो वहां पे उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखा दिया कि अभी हम लोग है, अभी हम लोगों ने हार नहीं मानी है, अभी हम लोग एक्टिव है। पॉइंट पे आ रहा हूं, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी इस लॉजिक से तो आप ट्रेड नहीं करने वाले हो। तो कैंडल का हाई जो आप सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन से जो मार्क करोगे, तो ये जो है कैंडल का हाई है, ये एक छोटे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्या करेगा? रेजिस्टेंस की तरह। आप ट्रेड कब करते हो? कैंडल का हाई टूटने के बाद ऊपर गैप छोड़ते हो आप थोड़ा सा, और तभी ट्रेड करते हो। नीचे सपोर्ट तो है ही पहले से, है ना, ये वाला मान लो ये सपोर्ट है, और गैप छोड़ने के बाद ऊपर आप ट्रेड करते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो सेलर थे, जितने भी जो बायर के ऊपर हावी हुए, भारी पड़े, राइट, तो उनका भी स्टॉप लॉस यहीं कहीं पे होगा, राइट। तो जहाँ इसके बाद यहाँ से प्राइस यहाँ तक अगर जाती है तो इन सेलर के ऊपर ये बायर हावी हुए, राइट। यहां पे पता है कि इस कैंडल में सेलर का कंट्रोल था, लेकिन बायर उनके ऊपर हावी हुए, इतना ऊपर अगर वो प्राइस को लेके गए, इस कैंडल का हाई अगर उन्होंने तोड़ा है तो बायर की सेलर के ऊपर, राइट, वो बायर हावी हुए और अभी कंट्रोल बायर का आ चुका है। ये कंफर्मेशन आपको यहां पे मिल रहा है। और ये छोटा सा रेजिस्टेंस भी था, राइट, अभी जो मैंने बताया था कि ये छोटा सा रेजिस्टेंस भी है। और बेसिक्स तो आपको पता ही होंगे कि रेजिस्टेंस टूटने के बाद सपोर्ट बनता है, और सपोर्ट पे क्या आती है सर? बाइंग आती है ना। तो इसीलिए यहां पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं कैंडल का हाई टूटने के बाद, जबकि ये कैंडल सेलर ने कंट्रोल की हुई कैंडल है। तो लॉजिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कैंडल हो, वो ग्रीन हो, रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के जैसे दिखने वाली एक कैंडल होती है जिसको आप लोग बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। और डोजी का लॉजिक तो मैं बता चुका हूँ कि बॉडी होती नहीं है डोजी में, राइट। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी में कुछ इस तरीके का आपको बॉडी का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मतलब एक पतली सी लाइन होती है सिंपली, ये देखो। और इसमें भी वही चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है, इसमें वो वाला रेशो के चक्कर में नहीं पड़ना है कि बॉडी से 2 गुना, नो, इसमें नहीं हो सकता, वो लॉजिक फॉलो ही नहीं कर सकते, राइट। लेकिन ये कैंडल की जो साइज होती है वो देखना कि वो एवरेज कैंडल से एटलीस्ट थोड़ी सी बड़ी या कम से कम एवरेज कैंडल के साइज की है कि नहीं है, तभी आप काम कर पाओगे, राइट। तो एवरेज से अगर बड़ी है तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप और अच्छे से काम कर पाओगे, और इसमें आप बुलिश साइड में काम कर सकते हो, जबकि ये सेलर ने कंट्रोल की हुई कैंडल है फिर भी, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये कैंडल यहां तक समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगली कैंडल की ओर चलते दोस्तों। अब अगली कैंडल है दोस्तों मॉर्निंग स्टार। जरा इसके साइज को देखिए आप, ठीक है, छोटी है ना, और ये सिंगल कैंडल है, इसलिए ये तो आपको पता है अभी कि कलर मैटर नहीं करता, लेकिन साइज को देखिए, छोटी कैंडल है। तो छोटी कैंडल के बनने के 2 रीजन होते हैं, या तो कंफ्यूजन या तो वीकनेस। क्या होता है ये कंफ्यूजन और वीकनेस दोस्तों?
अगर वीकनेस है तो इस कैंडल के नीचे आपको वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा, छोटा वॉल्यूम देखने को मिलेगा पहले से। और अगर यहां पे वीकनेस है तो या तो एवरेज वाला वॉल्यूम जो अभी तक आ रहा था या फिर उससे ज्यादा का वॉल्यूम, तो ये कंफ्यूजन बोला जाएगा। कैसे, किस लॉजिक से कंफ्यूजन और वीकनेस इसको बोला जाएगा? सिंपल है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? क्वांटिटी तो होती है। तो अगर क्वांटिटी मार्केट में बायर सेलर बाइंग सेलिंग लोग कम कर रहे, ट्रेडर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे वहां पे काम करने के लिए, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये कैंडल बनेगी तो ये तो वीकनेस है। फिर क्यों? क्योंकि बायर सेलर ही कम है, तो उनमें उतनी ताकत ही नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो प्राइस को ऊपर या नीचे गिरा पाए, है ना। और अगर वॉल्यूम अच्छा है नीचे, इस कैंडल के नीचे, तो वहां पे बायर सेलर है, फिर भी प्राइस ऊपर या नीचे नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि सर बायर और सेलर दोनों एक ही प्राइस पॉइंट के आसपास, मान लो अगर 100 रुपए उस शेयर की कीमत चल रही है, तो 100 रुपए के आसपास ही बायर बाइंग भी कर रहे हैं, सेलर सेल भी कर रहे हैं। तो कैसे प्राइस जा पाएगी ऊपर या नीचे? तो यहां पे तो कंफ्यूजन हुआ, है ना। तो ये कैंडल कंफ्यूजन या वीकनेस की वजह से बनती है और ये छोटी कैंडल होती है। तो आप मुझे बताइए, ऐसी कैंडल जिसमें वीकनेस या कंफ्यूजन है, क्या उसको ट्रेड करना चाहिए? लॉजिकली तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। कि कंफ्यूजन है तो क्यों करेंगे? कंफ्यूजन है तो क्लियरिटी आनी चाहिए, वीकनेस है तो बायर स्ट्रांग होने चाहिए, तभी ट्रेड कर पाओगे। और इसीलिए इसी रीजन की वजह से हम लोग इस सिंगल कैंडल को डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते, मतलब स्टैंड अलोन ट्रेड नहीं करते, सिर्फ इस अकेली कैंडल को ट्रेड नहीं करते हम लोग, क्योंकि ये वीकनेस या कंफ्यूजन दिखा रही है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस रेड कैंडल को यहां पे कंसीडर करते हुए ट्रेड आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। तो इस सिंगल कैंडल को ट्रेड नहीं करना है, करना क्या है कि इससे पहले वाली कैंडल, मान लो डाउन ट्रेंड है तो ये वाली रेड कैंडल कोई भी, राइट, ये वाली एक कैंडल, और इसके बाद वाली कोई एक कैंडल, ठीक है, इसके बाद वाली कोई एक कैंडल, और खुद मॉर्निंग स्टार, टोटल 3 कैंडल को मिला के आपने ट्रेड करना है। क्या करना है? टोटल तीनों कैंडल्स को मिला के आपने ट्रेड करना है। कैसे करना है? लेकिन स्ट्रैटेजी सेम है कि ट्रेंड वेंड जो भी है आपने चेक कर लेना है, नीचे सपोर्ट है कि नहीं ये चेक कर लेना है। अब यहां पे ये मॉर्निंग स्टार अगर बनी है ना, तो यहां पे पहले वाली कैंडल खुद मॉर्निंग स्टार एक, और एक बाद वाली कैंडल, है ना। अब तीनों में से सबसे ऊपर गई हुई कैंडल जो भी है, कभी कभी ये होगी, कभी कभी ये हो सकती है, ठीक है। तो जो भी है, अभी की केस में कौन सी है दोस्तों? अभी की केस में ये बाद वाली कैंडल है, तो इसका हाई आपने मार्क कर लेना है। तीनों में से सबसे ऊपर गई हुई कैंडल का हाई मार्क कर लेना है, और सबसे नीचे जो भी कैंडल है उसका लो या सपोर्ट होगा जो भी है, तो वो तो आपने मार्क कर लेना है ना। अब बाइंग आपने करनी है जब इस वाला, ये जो हाई आपने मार्क किया हुआ है वो हाई टूटेगा, तब गैप छोड़ करके बाइंग कर लेनी है। स्टॉप लॉस आप रखोगे ये दोनों के नीचे, मतलब ये जो आपका जो कैंडल का लो है प्लस नीचे जो सपोर्ट है, इन दोनों के नीचे आप रखोगे स्टॉप लॉस। टारगेट कितना रखोगे? टारगेट रखोगे इससे 2 गुना, सिंपल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो दोस्तों। सो काफ़ी इजीली आपको शायद समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो ये देखो, ये हो गया 1:2 का टारगेट, दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो मॉर्निंग स्टार कैंडल के ऊपर, ठीक है। क्यों, लेकिन यहां पे मैं क्यों कर रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। इसलिए दोस्तों, जैसे कि मैं बता चुका हूं, ये कैंडल बनने का रीजन होता है कंफ्यूजन या वीकनेस। अगर प्राइस में मैं यहां पे एंट्री कर रहा हूं, तो यहां पे अगर प्राइस आती है तो आप देखो, अगर ये कैंडल वीकनेस की वजह से बनी थी, जिसके नीचे वॉल्यूम कम था, उससे हमें ये पता चला, राइट। तो अगर ये वीकनेस की वजह से बनी थी, तो आप देखो ना, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल भी बनी बाद में, और उसका भी हाई तोड़कर प्राइस ऊपर जा रही है, तो यहां पे तो कंट्रोल बायर का आ गया, हो गया ना बायर स्ट्रांग। इसीलिए मैं यहां पे ट्रेड कर रहा हूं। और अगर ये कैंडल कंफ्यूजन की वजह से बनी थी, तो सर कंफ्यूजन अगर और होता तो क्या प्राइस इतना ऊपर आ पाती? नहीं आ पाती ना। यहीं कहीं और एक आध दो ऐसी कैंडल बना देती, यहां पे नहीं आ पाती, शायद इतना ऊपर प्राइस नहीं आ पाती, है ना। तो इतना अगर ऊपर प्राइस आई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां वाला कंफ्यूजन क्लियरिटी में बदल चुका है, और यहाँ वाला वीकनेस वो अभी हट चुका है, बायर के पास अभी स्ट्रेंथ आ चुकी है, और इसीलिए आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, राइट। सो इसी को हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। इसी के जैसी एक और कैंडल होती है जिसको हम लोग डोजी बोलते हैं, सिर्फ डोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोजी। और ये छोटी होती है डोजी बेसिकली, ठीक है। डोजी के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे मैं ग्रेवस्टोन डोजी, उसके बाद में आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये बता चुका हूँ दोनों, पहली वाली, इससे पहले वाली कैंडल में, है ना। तो यहाँ पे डोजी जो होता है उसमें बॉडी लगभग ना के बराबर होती है, एक प्लस के शेप्स या साइज की कुछ ऐसी डोजी होती है। तो अगर ये छोटी है तो इसको बिल्कुल मॉर्निंग स्टार की तरह ही ट्रेड करेंगे आप, इसमें कोई अलग रीजन है नहीं, बिल्कुल सेम जैसे मॉर्निंग स्टार को ट्रेड किया अभी इससे पहले, वैसे ही,
ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगली कैंडल की ओर। वो है दोस्तों पिन बार डोजी, इसको कई लोग बोलते हैं, या इसको लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं इसको लॉन्ग लेग डोजी बोलता हूं। क्या बोलते हैं अपन? लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग लेग डोजी। तो इसमें ये बेसिकली दोनों तरीके की हो सकती है। देखो पिन बार और लॉन्ग लेग में वैसे बहुत छोटा डिफरेंस होता है, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका करना नहीं चाहता। तो ये देखो, ये होती है ये होती है पिन बार, और ये होती है आपकी डोजी। क्या है फ़र्क? समझ में आ गया होगा आपको कि बॉडी एकदम ना के बराबर है, बॉडी इसमें नहीं है और इसमें छोटी सी बॉडी है। तो ये पिन बार डोजी और ये लॉन्ग लेग डोजी। तो सर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि इसको गलती से मॉर्निंग स्टार मत समझ लेना। मॉर्निंग स्टार छोटी होती है और एक स्टार की तरह दिखती है, इसीलिए उसको मॉर्निंग स्टार। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉर्निंग स्टार का नाम का लॉजिक मैंने नहीं बताया था, वो अभी बता देता हूं कि मॉर्निंग स्टार को मॉर्निंग स्टार क्यों बोला गया। तो जब भी आप सुबह कोई स्टार देखते हो, एक तो वो दिखती स्टार की तरह है, और कोई सुबह वाला स्टार आप देखते हो, मान लो सुबह 6 बजे 7 बजे के आसपास, तो उसमें क्या होता है, रात आपकी खत्म हो रही होती है और दिन की शुरुआत हो रही होती है। तो वो रात मतलब डाउन ट्रेंड और दिन मतलब अप ट्रेंड। तुम रात यानी डाउन ट्रेंड और उसके बाद में किसी सपोर्ट पे अगर मॉर्निंग स्टार बन रही है और उसका हाई टूट रहा है, तो मार्केट में अभी अप ट्रेंड शुरू होने वाला है, यानी रात खत्म होके प्राइस में दिन शुरू होने वाला है एक तरीके से। तो इस लॉजिक से उसको मॉर्निंग स्टार बोला गया था। लेकिन यहां पे वो चीजें नहीं है, ये बड़ी कैंडल होगी, इसमें शैडोज काफी बड़ी होंगी। मॉर्निंग स्टार में छोटी थी, इसमें बहुत बड़ी होंगी। तो इसमें पिछली इसके पीछे वाली कैंडल और इसके बाद वाली कैंडल, मतलब प्रीवियस और नेक्स्ट कैंडल को देखने की जरूरत नहीं है। आप इसी कैंडल को स्टैंड अलोन ट्रेड कर सकते हो, इसी का हाई और लो मार्क करके। हाई टूटने के बाद गैप छोड़ करके बाइंग साइड की एंट्री, इसके लो और सपोर्ट दोनों के नीचे, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे सबसे नीचे आपको रखना है स्टॉप लॉस, और टारगेट एज यूजुअल 1:2 या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉन्ग लेग डोजी में होता है या पिन बार डोजी में होता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो अब तक हम लोग जो भी सीखे वो सिंगल कैंडल थी, इसमें कलर मैटर नहीं करता। लेकिन अब हम लोग जो सीखेंगे वो 2 कैंडल से बना हुआ कोई पैटर्न देखेंगे, तो उसमें सर कलर कॉम्बिनेशन मैटर करेगा। एज इट इज जैसा हम लोग अभी देखेंगे सीखेंगे इसमें चार्ट के ऊपर, वैसा ही चाहिए, उसमें अल्ट्रेशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब अगली जो कैंडल है आपकी वो है दोस्तों बुलिश एनगल्फिंग। क्या है? बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, तो क्या होता है ये बुलिश एनगल्फिंग में? तो दोस्तों बुलिश एनगल्फिंग में आप देखेंगे कि अगर ये 2 कैंडल से बनी हुई कोई कैंडल है, कोई भी, इसके बाद हम लोग जो भी कैंडल सीखेंगे, तो अगर वो 2 कैंडल से बनी हुई कैंडल है, तो फ्रेश वाली कैंडल यानी राइट साइड की कैंडल हमेशा ग्रीन होगी। जैसे कि इस केस में मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ, वेट अ मिनट प्लीज। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये ग्रीन होगी, राइट, और उससे पहले वाली जो भी कैंडल होगी, राइट, तो वो कैंडल जो है वो रेड कलर में शो करी जाएगी या रेड कलर की ही होगी। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग में। तो बेसिकली मैं बहुत आसान लॉजिक देता हूँ। एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली कवर कर लेना या ढक लेना। मैं एकदम वर्ड टू वर्ड अगर जाऊँ तो ऐसा होता है इसका मीनिंग कि दोस्तों एक बुलिश कैंडल ने यानी एक ग्रीन कैंडल ने उससे पहले वाली किसी छोटी कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया है, यानी कवर कर लिया है, एक तरीके से पूरी तरीके से ढक लिया है। क्या हुआ मतलब इसका ढकने का या कवर करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो भी हाई होगा या सॉरी जो भी बॉडी है, तो बॉडी का ये ऊपर वाला हिस्सा और बॉडी का ये नीचे वाला हिस्सा, उसी के अंदर ये जो कैंडल है उसका ओपन हाई लो क्लोज सब कुछ इसी के अंदर होगा। जैसे कि यहां पे मैंने दिखाया हुआ है ना, जैसे कि यहां पे मैंने दिखाया हुआ है। तो बॉडी के अंदर ही ये पूरी छोटी कैंडल बन के क्लोज हो जाएगी। मतलब ये छोटी बेबी कैंडल को इस वाले कैंडल ने पूरी तरीके से ढक लिया है, कवर कर लिया है, और इसीलिए इसको एनगल्फिंग बोला गया है। मैं इससे भी आसान तरीका दूं जिसके आप इस कैंडल को याद रख पाओगे। तो दोस्तों बेसिकली इसमें जो है इस कैंडल को जो है मदर कैंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मदर कैंडल। और इसको बोला जाता है बेबी कैंडल। तो मदर फिजिकल अपीयरेंस में अगर आप देखोगे तो बड़ी होती है, ऑब्वियसली बात है, बड़ी होती है मदर, राइट। और बेबी बच्चा जो होता है वो छोटा होता है। तो एक तरीके से माँ ने बच्चे को पूरी तरीके से ढक लिया है, कवर कर लिया है, और माँ आगे चल रही है और बेबी बच्चा जो है उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा है, माँ को वो फॉलो कर रहा है।
ठीक है, अगर ये लॉजिक आपने याद किया ना तो इससे अगली वाली जो कैंडल है ना उसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए इस कैंडल को ध्यान से समझना या ये एग्जाम्पल जो है ये याद रखने की कोशिश करना, आप लॉन्ग टर्म में इसको शायद भूलोगे नहीं फिर, है ना। तो यहां पे जो मदर कैंडल है ना दोस्तों, मदर कैंडल ने ये बेबी कैंडल को पूरी तरीके से ढक लिया है और मदर आगे चल रही है, माँ आगे चल रही है, उसको बेबी वो फॉलो कर रहा है। अब इसमें एडजस्टमेंट बता देता हूं, ये हुआ स्टैंडर्ड या ये बेंचमार्क वाला एग्जाम्पल हुआ जो किताबों में दिखाया जाता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, राइट, ऐसा हो सकता है। नो, मैं इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट बता देता हूं क्योंकि हर बार ये स्टैंडर्ड या बेंचमार्क वाला एग्जाम्पल आपको चार्ट पे मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो मैं पॉइंट पे आ रहा हूं कि एडजस्टमेंट ये है कि ये जो कैंडल है ना आपकी मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल का हाई लो मदर कैंडल के बॉडी के थोड़ा ऊपर नीचे हुआ चलेगा, लेकिन मदर कैंडल की जो शैडोज है एटलीस्ट उसके नीचे तो भी होना चाहिए, और ये छोटी कैंडल हो तो और अच्छा है, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो यहां पे आपने एडजस्टमेंट ये करनी है कि जो मदर कैंडल की जो शैडोज है हाई और लो, राइट, इसके बीच में भी अगर ये कैंडल बन जाती है तब भी चलेगा, थोड़ा बॉडी से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे अगर ये बेबी कैंडल का लो गया, ये एडजस्टमेंट चलने लायक है, इसको आप एडजस्ट करके ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगती। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर हाई किस कैंडल का और लो किस कैंडल का मार्क करेंगे, सर दोनों के दोनों आप मदर कैंडल के ही मार्क करोगे, क्योंकि मदर कैंडल ही है जो सबसे ज्यादा ऊपर गई है और मदर कैंडल ही है जो सबसे ज्यादा नीचे गई है, तो हाई लो मदर कैंडल का ही मार्क करके काम करना है हाई टूटने के बाद, सेम अपनी बुलिश स्ट्रैटेजी की तरह। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट कैंडल जो होती है बुलिश हरामी, राइट, बुलिश हरामी दोस्तों अगली कैंडल है। तो अब आप बोलोगे अरे ये कैसा नाम हुआ हरामी, राइट। सो दोस्तों ये जापानीज कैंडल होती है सबसे पहले तो जापानीज में हरामी वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है जो मैं आपको अभी बताता हूँ, राइट। तो सबसे पहले दिखती कैसी है ये कैंडल, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके की एक कैंडल रहेगी आपकी बाद वाली नेक्स्ट कैंडल, और उससे प्रीवियस पहले वाली जो भी कैंडल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, है ना, ये रही आपकी वो वाली कैंडल। अब दोस्तों यहां पे ये जो कैंडल बनी हुई है, राइट, और ये प्रीवियस वाली कैंडल का कलर रेड होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पे ड्रॉ करना भूल गया था। ओके, तो ये वाला इंपॉर्टेंट कैंडल जिसका कलर रेड होगा और ये वाला ग्रीन, फ्रेश कलर राइट साइड का कैंडल फ्रेश होती है तो उसका कलर तो ग्रीन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, बुलिश कैंडल अगर हम लोग सीख रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखना अभी यहाँ पे कि इससे प्रीवियस वाली कैंडल में माँ आगे मतलब मदर कैंडल आगे, बेबी उसको फॉलो करता हुआ पीछे चल रहा था। अब बेबी और मदर की मतलब बेबी कैंडल और मदर कैंडल की दोनों की जगह और कलर दोनों बदल चुके, अभी बराबर अपोजिट है वो बुलिश इनगल्फिंग के, है ना। अब जो है माँ इस तरफ यानी मदर कैंडल इस तरफ चली गई है और बेबी कैंडल आगे चली गई है, और यहां पर भी मदर कैंडल ने बेबी कैंडल को पूरी तरीके से ढक लिया है, कवर कर लिया है, जो कि ये इस तरीके का हम लोग जो पहले समझे थे बस उसी तरीके का। लेकिन इसको हरामी बोलने का इस कैंडल को बुलिश हरामी बोलने का रीजन ये है कि हरामी वर्ड का मीनिंग वहां पर मतलब जापानीज में होता है प्रेग्नेंट वुमन। क्या होता है? प्रेग्नेंट वुमन। तो प्रेग्नेंट वुमन का जो पेट होता है काइंड ऑफ ये शेप का होता है ना, तो इसीलिए इसको बोला जाता है बुलिश हरामी, है ना। तो ये लॉजिक, लेकिन मैं आपको थोड़ा देसी लॉजिक देता हूं। अगर इससे पहले वाली कैंडल अगर आप समझ गए हो तो इसे समझना भी काफी आसान है। तो सबसे पहले तो मदर और बेबी की जगह और कलर चेंज हो गया। अब बेबी आगे आया, मदर पीछे। पहले क्या हो रहा था? बेबी मदर के पीछे पीछे चल रहा था। अब बेबी आगे भाग रहा है और मदर उसके पीछे उसको फॉलो करते हुए भाग रही है। बेबी पहले समझो आप इनगल्फिंग में बेबी मदर के पीछे पीछे चल रहा था, अब बेबी आगे आगे चल रहा है। जैसा काइंड ऑफ इसका नाम है, काइंड ऑफ वो थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं ना मस्तीखोर, तो काइंड ऑफ ऐसा ऐसा समझ सकते हो आप। याद रखने के लिए ये तरीका ठीक है, ये एग्जाम्पल ठीक है आई थिंक, राइट। तो बेबी माँ की सुन नहीं रहा, वो आगे भाग रहा है, उसके पीछे पीछे माँ भाग रही है और माँ ने यहाँ पे भी एक तरीके से उसको कवर कर लिया, ढक लिया है, ठीक है। और इसमें भी वही एडजस्टमेंट जैसे हम लोग पहले सीखे, और मदर कैंडल ही का हाई और लो हम लोग मार्क करेंगे काम करेंगे बुलिश साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप बुलिश कैंडल को सीख सकते हो। वैसे इसके अलावा भी कई सारी बुलिश कैंडल्स है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, और वो आप जो पीडीएफ में इसके साथ में इस कोर्स के साथ में आपको देने वाला हूं उसमें आप देख सकते हो। सेम तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। सेम स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैंडल आप चाहे कोई भी ट्रेड करो बुलिश में, स्ट्रैटेजी सेम रहेगी,
ठीक है, और तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। और ये दो कंडीशन तो कभी मत भूलना उस स्ट्रैटेजी में कि सपोर्ट और वो जो बनने की जगह है कि वो क्या किसी डाउन ट्रेंड में बन रही है, क्या किसी अप ट्रेंड में पुल बैक पे बन रही है, या किसी अप ट्रेंड का ब्रेकआउट होने के बाद, अप ट्रेंड में ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट पे बन रही है। ये दो कंडीशन बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छे से काम कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर मेरे द्वारा सिखाई गई चीज़ें अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से सिखा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है, और आप में से कोई है जो बेसिक टू एडवांस सीखना चाहता है, ऑलवेज वेलकम दोस्तों। मैं इंट्रो वाले वीडियो में बता चुका हूं कि बेसिक टू एडवांस द कंप्लीट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो एक स्टॉप लॉस से भी कम फीस में, एक स्टॉप लॉस से भी कम फीस में। इसकी डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ 799 रुपए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो से पहले भी मैं आपको ये लिंक के ज़रिए भेज चुका हूँ, तो विज़िट कीजिए। अच्छा लगता है ये वाला कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको, तो ज्वाइन कीजिए, ठीक है। रिग्रेट नहीं करेंगे आप, आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपके ट्रेनिंग में या ट्रेडिंग में देखने को मिलेगी। तो इस सेकंड वाले पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्तों। थैंक यू। तो दोस्तों इस पार्ट 3 में हम लोग बियरिश कैंडल को बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। सबसे पहले बियरिश कैंडल स्टिक क्या होती है पता होगा आपको। शूटिंग स्टार होती है, उसके बाद में हैंगिंग मैन होती है, बियरिश इनगल्फिंग, बियरिश रामी, और इवनिंग स्टार होती है, और भी कई तरीके की कैंडल होती है जो मैं ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको दे चुका हूँ। तो बेसिकली कोई भी बियरिश कैंडल के बनने के बाद ज़्यादातर प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस होंगे और नीचे गिरेगी प्राइस, राइट। तो अब तक जितने भी कैंडल्स आपको पता है, क्या हर बार बियरिश कैंडल बनने के बाद क्या प्राइस नीचे गिरती है? नहीं ना, ऐसे नहीं होता। तो जैसे हम लोग बुलिश कैंडल में ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट, बुलिश कैंडल की स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी में दो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। क्या थी वो? बुलिश कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ कि नीचे सपोर्ट होना चाहिए, और पहले वाला ट्रेंड कोई भी होगा चलेगा, या तो डाउन ट्रेंड में किसी सपोर्ट पे वो कैंडल बने, या तो फिर अप ट्रेंड में किसी पुल बैक में, या तो फिर अप ट्रेंड का ब्रेकआउट होने के बाद में किसी रीटेस्ट पे वो कैंडल बने, चलेगी। लेकिन डाउन ट्रेंड में उसके एग्जैक्ट अपोजिट, तो क्या होगा वो? तो कोई भी बियरिश कैंडल है ना, किसी रेजिस्टेंस के नीचे बननी चाहिए, यानी ऊपर रेजिस्टेंस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है पहली। दूसरी कि प्राइस में ट्रेंड कौन सा होना चाहिए? कोई भी चलेगा। तो मान लो ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये पहले वाला ट्रेंड है, ठीक है, पहले वाला ट्रेंड है डाउन अप ट्रेंड, अप ट्रेंड की हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो अगर अप ट्रेंड है ये पहले वाला और प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रही है, और यहाँ पे अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है तब भी चलेगा, राइट, तब भी चलेगा। या फिर एक डाउन ट्रेंड में इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद अगर प्राइस इस वाले यहाँ पे इस वाले रीटेस्ट पे अगर बने, जहाँ अभी ये लाइन बनी हुई है, ये मैं एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बने तब भी चलेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई कैंडल है ना, या फिर अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और प्राइस नीचे गिर रही है, तो ये वाला जो पुल बैक प्राइस ने लगाया यहाँ पे कैंडल बने तब भी चलेगा। प्राइस के नीचे गिरने के ही चांसेस बनते हैं, जैसे कि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों केस में से कोई भी एक केस हो, कंडीशन हो, चलेगा। अब सिंपल सा रीजन है, ये ट्रेड जो अप ट्रेंड में किसी रेजिस्टेंस पे ये कैंडल जो बनेगी और यहाँ पे आप जो ट्रेड करोगे, ऑब्वियसली बात है ये थोड़े से रिस्की रहेंगे, क्योंकि बायर ज़्यादातर यहाँ पे लोगों का एग्रेशन बाइंग की साइड में है ना, और यहाँ पे आप ट्रेंड रिवर्सल प्लान कर रहे हो सिर्फ एक कैंडल को देख के, राइट। तो ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको ये फर्क समझ में आना चाहिए, ये फर्क करते आना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रांग है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रांग रेजिस्टेंस है तभी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। आइदर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होके प्राइस ऊपर भी जा सकती है, तो इसीलिए ये ट्रेड थोड़े से रिस्की होते हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड रिवर्सल, ये ट्रेड आपका सही निकला, या आपकी एनालिसिस सही निकलने के बाद आपकी डायरेक्शन में प्राइस गई, तो दोस्तों बहुत बड़े प्रॉफिट आपको यही ट्रेड देगा। और ये कैलकुलेशन तो बहुत सही है ना कि जहाँ रिस्क है वहीं सबसे बड़े प्रॉफिट बन सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना। और बाकी के ट्रेड आपके थोड़े सेफ समझे जाएंगे, माने जाएंगे, और इजीली ज़्यादातर बार आपको ये टारगेट दे जाएंगे, ये वाला प्लस ये पुल बैक वाला भी, ठीक है। तो ये दो कंडीशन कभी नहीं भूलना है। उसके बाद कैंडल बनी, अब क्या करेंगे? तो जैसे कि बुलिश कैंडल में हम लोग सीखे थे, अपन हाई लो मार्क करते हैं बुलिश कैंडल का, तो यहाँ पे भी वही है, हम लोग ये कैंडल का लो मार्क करेंगे। जो भी बियरिश, मैं जनरल बियरिश कैंडल की सबसे पहले बात कर रहा हूँ,
एक एक करके कैंडल के ऊपर भी हम लोग जाएंगे, चलेंगे एक एक करके, लेकिन अभी बस इतना समझ लेना है कि ये जो कैंडल का लो है वो आपने मार्क कर लेना है, कैंडल का हाई आपने सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्क कर लेना है, दैट्स इट। अब वेट करना है कि कैंडल का लो कब टूटता है, और जैसे ही कैंडल का लो तोड़ा, अगली कैंडल नहीं है उसके बाद वाली कैंडल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा गैप छोड़ करके आपने सेलिंग साइड की एंट्री बनानी है। देखो मैंने गैप भी यहाँ पे छोड़ दिया, सेलिंग साइड की एंट्री बोल रहा हूँ। प्राइस नीचे गिरने वाली तो ऑब्वियसली आप सेलिंग ही करोगे ना, शॉर्ट सेलिंग करोगे, आप ऑप्शन में काम करते हो, पुट बाय करोगे या फिर कॉल सेल करोगे, है ना। तो ये यहाँ पे आपने सेलिंग करने एंट्री बना लेनी है। उसके बाद में आपने स्टॉप लॉस रखना है, ये जो कैंडल है आपकी उसका जो हाई आपने मार्क किया हुआ है और उसके ऊपर जो भी आपका रेजिस्टेंस है, इन दोनों के ऊपर आपने रखना है स्टॉप लॉस। और जितना गैप नीचे छोड़ा था करीब करीब उतना गैप ऊपर छोड़ दो और नीचे लेना है आपने टारगेट। कितना लेंगे आप टारगेट? सो 1:2 लेंगे, है ना। तो ये रहा 1:2 का टारगेट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों करी? इसलिए करी क्योंकि प्राइस एक रेजिस्टेंस के नीचे थी, रेजिस्टेंस पे सेलिंग आती है और ये कंफर्मेशन मुझे इस कैंडल ने दिया कि सेलिंग की शुरुआत हो चुकी है और उस कैंडल का लो टूटता है, तो और क्या कंफर्मेशन चाहिए, इसीलिए तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे मैंने एंट्री करी, तो क्या यहाँ से गारंटी है कि प्राइस नीचे गिरेगी? नहीं, गारंटी तो नहीं है, चांसेस है बहुत ज़्यादा कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगी, लेकिन कभी अगर प्राइस ऊपर जाना शुरू करती है तो अभी अभी इन लोगों ने सेलिंग करी है और रेजिस्टेंस में भी सेलर स्ट्रांग होते हैं, तो ये लोग इतना आसानी से प्राइस को ऊपर जाने नहीं देंगे, वापस यहाँ से सेलिंग आएगी दोस्तों। तो एक तरीके से आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे हो ना, तो एक तरीके से आप सेफ होगे। और नए लोग क्या करेंगे, जब प्राइस यहाँ पे आएगी, राइट, तो नए लोगों को ये दिखेगा कि अरे प्राइस वापस रेजिस्टेंस पे आ चुकी है, तो यहाँ पे तो चलो थोड़ा महंगा मिल रही थी प्राइस, यहाँ पे सस्ते में मिल रही है प्राइस। क्या मिल रही है? सस्ते में। तो इसीलिए बहुत सारे नए लोग वापस खरीदेंगे क्योंकि थोड़ा सस्ते में प्राइस मिल रही है और यहाँ से नीचे लेके आएंगे प्राइस को। इसीलिए यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं। आपका स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस होता क्या है? एक छोटा सा लिमिट तो होता है, जो लॉस हम लोग सहन कर सकते हैं, ले सकते हैं, झेल सकते हैं, उतना ही लिमिट हम लोग रखते हैं स्टॉप लॉस का, है ना। तो इसीलिए तो उसको स्टॉप लॉस बोला जाता है। तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस कटेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, राइट। आप ज्यादातर बार सही निकलोगे, राइट। तो इसको फॉलो करके, तो यहाँ पे ये है आपका एसएल, राइट। यहाँ पे आपकी हो गई एंट्री और टारगेट 1:2 ले लो या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। तो इस तरीके से आप इस वाली कैंडल स्टिक की, मतलब बियरिश वाली कैंडल स्टिक में काम कर सकते हो। कोई सी भी बियरिश कैंडल हो, पीडीएफ ऑलरेडी आपको दे चुका हूं मैं। अब चलते एक एक करके बियरिश कैंडल के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहली जो बियरिश कैंडल होगी आपकी, वो होगी सबसे पहले वाली, तो शूटिंग स्टार। अगेन सिंगल कैंडल होगी जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, जैसे कि मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ये दोनों की दोनों शूटिंग स्टार कैंडल है और दोनों इसलिए मैंने निकाली हुई है, ड्रॉ करी हुई है कि एक ग्रीन और एक रेड। तो इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि सिंगल कैंडल है, कलर फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो सकता है, रेड या ग्रीन। अब ये आपको कुछ हैमर कैंडल की, इन्वर्टेड हैमर कैंडल की तरह नहीं दिख रही है ना। तो फर्क कैसे करेंगे कि ये शूटिंग स्टार है और वो इन्वर्टेड हैमर? तो फर्क तो सर सपोर्ट से ही होगा और रेजिस्टेंस से ही होगा। सपोर्ट पे बने तो ये इन्वर्टेड हैमर, रेजिस्टेंस पे बने तो ये शूटिंग स्टार। और सबसे ज्यादा स्ट्रांग बियरिश कैंडल होती है ये। बुलिश में हैमर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, बियरिश में शूटिंग स्टार सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। इससे ज्यादा कोई स्ट्रांग है ही नहीं कैंडल बियरिश में। कंट्रोल सेलर का है, कंप्लीटली सेलर का कंट्रोल है। और ये कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे बने तो बहुत बार यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आप देखोगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपने ध्यान ये रखना है कि नीचे शैडो ना हो, जैसे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर है तो वो फिर छोटी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है। नीचे शैडो ना हो तो और अच्छा, और अगर है तो वो छोटी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान आपने रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट, ऊपर वाली जो शैडो होती है ये नीचे वाली बॉडी से कम 2 गुनी बड़ी होनी चाहिए। कम से कम बोल रहा हूँ, 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। ये है आपकी शूटिंग स्टार। लो टूटने के बाद सीधा एंट्री, जैसे कि हम लोग बियरिश की वो जो स्ट्रैटेजी अभी हम लोग सीखे, उसमें उसी की तरह आप ट्रेड करोगे उसको। दोस्तों इसी की तरह दिखने वाली एक और कैंडल होती है जो होती है ग्रेवस्टोन डोजी, जो हम लोग बुलिश में सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, शूटिंग स्टार ही है ये। रेजिस्टेंस के नीचे जैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी बनेगी, ठीक है,
तो आप सेम इसी कैंडल की तरह उसको ट्रेड कर सकते हो, शूटिंग स्टार की तरह ही उसको ट्रेड करना है। फुल्ली सेलर ने कंट्रोल्ड की हुई ये कैंडल है, सेलर की कंट्रोल की हुई ये कैंडल है, राइट। तो इसमें बॉडी का कलर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बॉडी लगभग ना के बराबर है। क्यों बनी बॉडी? यहीं से प्राइस की कैंडल की बनने की शुरुआत हुई, प्राइस ऊपर गई, वापस नीचे, क्लोज वहीं पे दिया जहां से शुरुआत हुई, इसीलिए बनी ये ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, तो सेम आप इसको वो जो शूटिंग स्टार है उसी की तरह ट्रेड करेंगे। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि जैसे हम लोग शूटिंग स्टार को सीखे, शूटिंग स्टार को शूटिंग स्टार क्यों बोला गया है? ऐसी थी ना कुछ शूटिंग स्टार, क्यों बोला गया है इसको शूटिंग स्टार? इसलिए कि शूटिंग स्टार यानी टूटता हुआ कोई तारा, तो टूटता हुआ तारा ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, वैसे शूटिंग स्टार बनने के बाद प्राइस ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी, पहला लॉजिक। दूसरा ये कि जब भी आप शूटिंग स्टार को देखते हो तो पीछे लंबी सी पूंछ होती है और आगे एक लंबा सा हेड, सर। वैसे यहाँ पे भी है, पीछे लंबी सी पूंछ और आगे लंबा सा हेड या बड़ा सा एक हेड, सर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए इसको शूटिंग स्टार बोला जाता है। अब चलते हैं अगली कैंडल की ओर जो है आपकी हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन, राइट, यानी अगर वर्ड टू वर्ड सीधा चलोगे तो लटकता हुआ इंसान, कोई लटकता हुआ कोई आदमी, लेकिन ऐसे नहीं होता। जनरली हैंगिंग मैन ये टर्म्स जो है वो कहाँ यूज़ की जाती है? तो जो फांसी पे जिसको हम लोग कभी लटकाते हैं तो उसको फांसी पे लटका हुआ इंसान कोई जो होता है ना उसको बोला जाता है हैंगिंग मैन, राइट। ये टर्म को यूज़ किया जाता है। तो फांसी पे लटका हुआ वो इंसान होता है, जैसे उसका सर लटकता है तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी वैसे ही, ये लॉजिक के हिसाब से आप देखेंगे तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी वैसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा। और हाँ, जैसे कि मैं शायद ये बताया होगा मैंने आपको पहले भी कि बुलिश कैंडल के जो नाम है वो बुलिश कैंडल के नाम आपको कुछ ऐसी चीज इंडिकेट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगी, या तो वो नाम कोई पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, या राइट, बुलिश कैंडल के नाम या तो कुछ पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे या फिर वो नाम ही आपको कुछ इंडिकेशन दे रहे कि प्राइस ऊपर जाएगी। सेम उसके अपोजिट बियरिश में है, तो बियरिश कैंडल के नाम जो है या तो कुछ निगेटिविटी रिफ्लेक्ट करेंगे, नकारात्मक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, निगेटिव चीज़ें बोल सकते हैं, या फिर वो नाम ही आपको कुछ इंडिकेट करेंगे कि प्राइस नीचे गिरेगी। शूटिंग स्टार क्या बोल रही थी, क्या नाम, वो नाम इंडिकेशन क्या दे रहा है आपको कि प्राइस नीचे गिरेगी, जैसे टूटा हुआ तारा नीचे गिरता है। लेकिन हैंगिंग मैन कुछ निगेटिव चीज़ें आपको दिखा रहा है, निगेटिव, राइट। जो जिस इंसान की डेथ हो रही है, राइट, तो उसकी लाइफ वहाँ पे खत्म हो रही है, वैसे वहाँ पे जो अप ट्रेंड है पहले वाला वो खत्म होगा और वहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू होगा प्राइस में। तो काइंड ऑफ इस हिसाब से, इस लॉजिक से इसको हैंगिंग मैन बोला गया है, राइट। तो फ़र्क कैसे करेंगे हैमर और इसमें? तो वही है फ़र्क, तो जो सपोर्ट पे अगर बनी तो वो हैमर है और अगर रेजिस्टेंस पे बनी तो वो हैंगिंग मैन है। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपका फिर, है ना। तो अब स्ट्रैटेजी तो अपनी सेम है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख रहे हो कि ऐसी कैंडल जिसको बायर ने कंट्रोल किया है उसको हम लोग बियरिश साइड में ट्रेड कर रहे हैं। क्यों और कैसे? जरूरी है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ऐसी कैंडल जिसको बायर ने कंट्रोल किया हुआ है उसमें हम लोग सेलिंग कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कैंडल बनेगी किसी रेजिस्टेंस के नीचे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रेजिस्टेंस में स्ट्रांग होते हैं सेलर, तो सेलर ने यहाँ तक प्राइस को ला के कोशिश तो करी और दिखा दिया कि हम लोग अभी मतलब एक्टिव है, हम लोगों ने कोशिश तो करी है प्राइस को नीचे लेके जाने की। तो ये जो लो है क्या बनेगा, ये बनेगा एक काइंड ऑफ छोटा सा सपोर्ट। हम ट्रेड कब करते हैं? कैंडल के तुरंत बनने के बाद करते क्या? नहीं करते। हम लोग कैंडल के प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ कहीं ट्रेड करेंगे। तो जब तक प्राइस यहाँ पे आएगी तो ये वाले जो बायर जिन्होंने प्राइस को बाद में ऊपर जो लेके गए थे उनके ऊपर यहाँ पर सेलर हावी हो जाएंगे, सेलर भारी हो जाएंगे। और ऊपर वाला रेजिस्टेंस तो था ही, जो आपको पहले से बता रहा था कि सेलिंग आ सकती है, सेलर वहाँ पे स्ट्रांग है क्योंकि। और जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ से प्राइस के नीचे गिरने के ही चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वाले बायर उनके सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने लगेंगे, वो ट्रैप हो जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एक छोटा सा सपोर्ट था, सपोर्ट टूटने के बाद बनता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे आती है सेलिंग और इसी हिसाब से इस प्राइस पे भी सेलिंग आनी है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको बियरिश साइड में ट्रेड करते हैं दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट या अगली कैंडल ही बोल लो आप, तो अगली कैंडल है आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, है ना। ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट दोस्तों। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में ऑब्वियस सी बात है बॉडी तो होती नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो सेम हैंगिंग मैन की ही तरह इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, सेम हैंगिंग मैन की ही तरह।
लॉजिक सेम है, ट्रेड भी सेम तरीके से ही करना है। ठीक है, मैं सीधा अगली कैंडल की ओर चल रहा हूं। अगली कैंडल है दोस्तों आपकी इवनिंग स्टार। कौन सी कैंडल है? इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार जो कैंडल होती है, सबसे पहले तो ये कैंडल बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, जैसे कि मॉर्निंग स्टार वाली कैंडल थी, ये कुछ इस तरीके की है ना, और दिख भी रही है एक छोटे स्टार की तरह, है ना। तो इससे आप वो भी समझ पा रहे होंगे लॉजिक, स्टार वाला जो स्टार जैसा इसको बोला गया है ना। तो यहाँ पे ये बहुत छोटी कैंडल होती है, और छोटी कैंडल बनने का रीजन वही है जो बुलिश कैंडल में मैं बता चुका हूँ, या तो वीकनेस या तो कंफ्यूजन। अगर वीकनेस है तो वॉल्यूम कम हुआ आपको देखेंगे आप नीचे, और अगर कंफ्यूजन है तो वॉल्यूम या तो एवरेज वॉल्यूम आप देखेंगे या फिर बढ़ा हुआ वॉल्यूम आप देखेंगे। ठीक है, तो वीकनेस और कंफ्यूजन जो बुलिश में हम लोग सीखे थे मॉर्निंग स्टार में वही है, तो वो मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं, वो आप सीखे होंगे पहले ही, वही लॉजिक है। अब या अगर कंफ्यूजन है या फिर वीकनेस की वजह से अगर ये कैंडल बनी है तो क्या उसको ट्रेड करेंगे? वैसे ही नहीं। सेम बुलिश में भी हम लोग नहीं किए थे, सिर्फ स्टैंड अलोन कैंडल को क्या हम लोग ट्रेड किए थे? नहीं, और करना भी नहीं है। आपको इससे पहले वाली एक कैंडल, इसके बाद वाली एक कैंडल, और खुद ये इवनिंग स्टार वाली कैंडल, ऐसे टोटल 3 कैंडल को मिला के देखना है मार्केट को, और तभी ट्रेड करना है। जैसे इससे पहले मैं ये बाद वाली कंसिडर कर रहा हूँ, लाल वाली, तो इससे पहले वाली कोई कैंडल ग्रीन है अप ट्रेंड में, उसके बाद कोई रेड कैंडल बनी डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ये वाली, और ये खुद मॉर्निंग स्टार तो है, तो ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार तो है ही पहले ही, और ये इवनिंग स्टार बनेगी किसी रेजिस्टेंस के नीचे। अब दोस्तों ये तीनों कैंडल को जरा ध्यान से देखो, तीनों कैंडल में सबसे नीचे गई हुई कैंडल कौन सी है? तो ये है, तो इसका लो मैं मार्क करूंगा, ये मैंने कर लिया मार्क। कोई भी हो सकती है, अगर ये होती तो मैं इसका लो मार्क करता, लेकिन अभी ये है तो इसका लो मैंने मार्क कर लिया, और हाई मैंने इसी का मार्क कर लेना है। कौन सा? जो मॉर्निंग स्टार है उसका। अब जैसे ही प्राइस नीचे आएगी और ये कैंडल का लो टूटेगा, थोड़ा सा गैप छोड़ करके आपको सेलिंग साइड की एंट्री बना लेनी है। अगेन आपका जो हाई आपने मार्क किया हुआ है और वो ऊपर जो रेजिस्टेंस है, दोनों के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे। जितना गैप नीचे छोड़ा था उतना ही ऊपर छोड़ना है, और इसके 2 गुना टारगेट आपने नीचे की साइड में ले लेना है। दैट्स इट। ये कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, तो ये रहा 1:2 वाला टारगेट, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो। क्यों? तो सेम लॉजिक है इसमें भी, कि यहाँ पे आप अगर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, यहां पे कर रहे हो, तो अगर ये कैंडल वीकनेस की वजह से बनी थी, मान लो क्या बनी थी? वीकनेस की वजह से, तो दोस्तों इतना नीचे अगर प्राइस आई है, आपको लगता है अभी वीकनेस रहा होगा? इतनी बड़ी रेड कैंडल भी तो बनी है उसके बाद में, और उसका भी लो तोड़ के प्राइस और नीचे जाना शुरू कर दी है, तो क्या वीकनेस बचा है अभी मार्केट में? नहीं, अभी स्ट्रेंथ आ गई है सेलर के पास में, वीकनेस नहीं अभी। और अगर ये कैंडल आपकी ये इवनिंग स्टार जो है, ये अगर कंफ्यूजन की वजह से बनी थी तो क्लियरिटी आना ज़रूरी है। तो इतना नीचे अगर प्राइस आई तो कौन सा बचा? कंफ्यूजन आ गई ना सेलर के पास क्लियरिटी। अगर कंफ्यूजन और होता तो ये कैंडल इतनी बड़ी नहीं बनती, यहाँ पे और 1-2 कैंडल ऐसे ही बन जाती। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये कंफ्यूजन है तो यहाँ पे क्लियरिटी सेलर की आ गई है, और अगर ये वीकनेस की वजह से बनी थी तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ आ गई है सेलर के पास, और इसीलिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल राइट। और इसी की तरह आप डोजी को, सिर्फ डोजी वाली जो कैंडल होती है ये कुछ इस तरीके की होती है, छोटी, राइट, मैं ये हटा रहा हूँ, ये वाली प्लस की तरह दिखने वाली छोटी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये छोटी होती है, सिर्फ डोजी की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये डोजी को भी आप इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, इसी तरीके से सेम जैसे हम लोगों ने अभी इवनिंग स्टार को ट्रेड किया। और अगली कैंडल इसी की तरह एक कैंडल होती है जो हम लोग सीख चुके हैं ना, इसको या तो पिन बार डोजी या फिर इसको हम लोग क्या बोले हैं, लॉन्ग लेग डोजी दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है पिन बार और लॉन्ग लेग डोजी। छोटा सा डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पिनवार में बेसिकली होता यह है कि इसमें छोटी सी बॉडी होती है, कलर कोई भी हो सकता है, और डोजी में बॉडी एक्चुअली ना के बराबर होती है, मतलब ना के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका लॉन्ग लेग डोजी और ये है आपका पिन बार डोजी। अब इसमें आप देखेंगे क्या फ़र्क है इवनिंग स्टार और इससे, इसमें फ़र्क क्या है इस कैंडल में? तो फ़र्क ये है कि ये इवनिंग स्टार से अलग है इसलिए क्योंकि इसमें शैडोज बड़ी है। इवनिंग स्टार छोटी कैंडल थी जो कन्फ्यूजन और वीकनेस की वजह से बनती थी, तो ये तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन ही रहेगा, लेकिन कन्फ्यूजन और वीकनेस जो भी है ये इस कैंडल में हो सकता है, वीकनेस भी हो सकता है, कन्फ्यूजन भी हो,
लेकिन इस कैंडल में जो है शैडोज काफ़ी बड़ी है, तो इसीलिए शैडोज आपने इसी कैंडल के हाई लो मार्क कर लेने, आपको आगे और पीछे वाली कैंडल बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं या नेक्स्ट और प्रीवियस कैंडल बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं, इसी कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे आप। जब लो टूटेगा, शैडोज का डिस्टेंस तो काफ़ी है, यहाँ पे मिल रहा है आपको, आप गैप छोड़ करके यहाँ पे एंट्री करोगे तो यहाँ से अगर प्राइस यहाँ पे आ रही है तो वो कन्फ्यूजन भी मिट गया होगा और स्ट्रेंथ आ गई है बायर के पास में, सेलर के पास में, सॉरी, राइट। तो यहाँ तक प्राइस आते आते सेलर के पास में स्ट्रेंथ भी आ चुकी है और जो कन्फ्यूजन था वो भी मिट चुका है। तो यहाँ पे इनफ डिस्टेंस प्राइस को मिल रहा है एक डायरेक्शन में जाने का, ये देखो ये वाला, क्योंकि शैडोज बड़ी है ना, और इसीलिए ये पिन बार डोजी और लॉन्ग लेग डोजी को आप स्टैंड अलोन ट्रेड कर सकते हो, पिछले वाली और अगली वाली कैंडल देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। सो आई थिंक यहां तक आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगली कैंडल की और, जो है बियरिश एनगल्फिंग कैंडल दोस्तों, ठीक है, बियरिश एनगल्फिंग। तो ये है बियरिश एनगल्फिंग। तो किस तरह की से दिखेगी ये, ऑब्वियस सी बात है कुछ इस तरीके से आप बियरिश एनगल्फिंग को देखेंगे। तो अब ये दो कैंडल से बना हुआ पैटर्न है, तो कलर कॉम्बिनेशन तो ऐसा ही चाहिए। अब तक जो भी कैंडल थी वो सिंगल कैंडल थी, तो कलर उसमें मैटर नहीं करता था, कोई से भी कलर की वो हो, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई दो कैंडल या तीन कैंडल से बना हुआ कोई भी पैटर्न है तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए जैसे हम लोग अभी चार्ट पे देख रहे हैं। तो बियरिश एनगल्फिंग तो हम लोग जैसे कि बुलिश में सीख चुके हैं कि जो अभी इसमें बियरिश में फ्रेश कैंडल यानी राइट साइड की हमेशा ग्रीन होगी। अगर वो कोई भी दो कैंडल या तीन कैंडल की पैटर्न है, अगर वो पैटर्न है तो राइट साइड की कैंडल हमेशा ग्रीन रेड कलर की होगी बियरिश में। तो यहाँ पे है ना। और उस बियरिश कैंडल ने, इस बियरिश कैंडल ने, बड़े से बियरिश कैंडल ने पहले वाले किसी प्रीवियस वाले छोटी कैंडल को कवर कर लिया, पूरी तरीके से ढक लिया है। यानी इस कैंडल की जो बॉडी है उसी के अंदर ये कैंडल बनी हुई है। तो मैंने सिंपली इसे याद करने के लिए, आपको याद रखने के लिए एक सिंपल, इसको आसान करने के लिए मैंने एक लॉजिक दिया था कि इसको हम लोग बोलते हैं मदर कैंडल और इसको बोलते हैं बेबी कैंडल, राइट। तो मदर ने, माँ ने बेबी को पूरी तरीके से एक तरीके से कवर कर लिया है, ढक लिया है, और माँ आगे चल रही है और बेबी उसको फॉलो करता हुआ उसके पीछे पीछे, है ना। माँ को वो बेबी फॉलो कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ बुक या फिर स्टैंडर्ड या जो बेंचमार्क वाला एग्जाम्पल होता है वैसे, राइट, कि मदर कैंडल के बॉडी के अंदर ही ये बने, कौन सी, ये बेबी कैंडल, तो बहुत अच्छा है। लेकिन एडजस्टमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो मदर कैंडल की शैडोज होती है, राइट, तो ये शैडोज के थोड़ा सा ये यहाँ तक भी गई, मतलब बॉडी के थोड़ा सा नीचे गई अगर ये बेबी कैंडल की शैडो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना एडजस्टमेंट तो चली जाता है। या फिर ये थोड़ा सा मान लो ऊपर गई और बॉडी के ऊपर गई थोड़ा सा, लेकिन शैडोज ये हाई के नीचे ही है, तो तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एडजस्टमेंट आपने समझ करके काम करना है, राइट। और ये बियरिश कैंडल है, और बड़ी सी कैंडल कौन सी है, मदर कैंडल, जो सबसे ऊपर भी गई है और सबसे नीचे भी तो वही गई है। तो मदर कैंडल का ही हाई मार्क करेंगे और लो भी मदर कैंडल का मार्क करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और इसी के अपोजिट एक और कैंडल होती है जिसको आप बोलते हो बियरिश हरामी कैंडल। सेम बुलिश हरामी कैंडल की अपोजिट कैंडल ये होती है, राइट, बियरिश हरामी कैंडल दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज, वेट अ मिनट, हाँ ठीक है। तो ये हुआ बियरिश हरामी कैंडल। तो बियरिश हरामी होगा ये कि अब जगह मदर और बेबी कैंडल की वो चेंज हो जाएगी, और दोस्तों कलर भी दोनों का चेंज हो जाएगा। अब मदर कैंडल पीछे चली गई और बेबी कैंडल आगे आ गई, ठीक है। तो एक तरीके से अब बेबी आगे चल रहा है, आगे भाग रहा है, और मदर, माँ जो है, उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे, सिंपल। और मदर कैंडल का ही हाई इस कैंडल में आप मार्क करेंगे, और लो भी मदर कैंडल का ही आप इसमें मार्क करेंगे, और वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इस बियरिश हरामी कैंडल को देख सकते हो और ट्रेड कर सकते हो, सेम जैसे हम लोगों ने बियरिश कैंडल स्टिक की स्ट्रैटेजी में सीखा। इस लॉजिक से, इस स्ट्रैटेजी से कोई भी बियरिश कैंडल आप ट्रेड कर लो, बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे। तो दोस्तों इस कैंडल स्टिक वाले कोर्स में इतना ही। आई थिंक आपको ये लर्निंग अच्छी लगी होगी। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने सच में कुछ अच्छा सीखा होगा और आप फील करते हो कि मैं आपको इससे कोई फ़ायदा होगा या सच में अच्छा सीखा है आपने,
तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और कमेंट में आपके फीडबैक या वीडियो के माध्यम से आपके फीडबैक अगर आप दे सकते हो तो प्लीज़ दीजिएगा। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है या फिर कोई भी आपका फीडबैक है, वीडियो फीडबैक अगर आप सेंड करना चाहते हो तो रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरे नंबर पर भेज दीजिएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो वो ये है कि ऐसी वो कौन सी कंडीशंस है जिसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, बाकी की वो कंडीशन मिलने के बाद भी। वो कंडीशन मतलब हम लोग डाउन ट्रेंड में किसी सपोर्ट पे बुलिश कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं, अप ट्रेंड में किसी पुल बैक पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ब्रेकआउट के बाद किसी रिटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इनके मिलने के बाद भी ऐसी कुछ कंडीशंस है जिनमें आप ट्रेड नहीं करेंगे। तो उसी में से पहली आपकी कंडीशन होने वाली है दोस्तों, वो है कि अगर आपकी बुलिश या बियरिश कोई भी जो भी कैंडल को आप ट्रेड कर रहे हो वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है या फिर बहुत ज़्यादा छोटी है, तब भी आपने ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मान लो अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पे जैसे ये बियरिश कैंडल, तो आप कब करोगे ट्रेड? राइट, यहाँ पे ब्रेकडाउन होने पे यहाँ पे कोई ट्रेड करोगे, आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? इसी कैंडल के ऊपर रखोगे। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी कैंडल होने की वजह से ये जो आपका स्टॉप लॉस है ये बहुत बड़ा हो जाएगा? यहाँ पर तो आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और एक बार अगर आपका बड़ा लॉस हो गया तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करते रहोगे और शायद कंटिन्यूसली लॉस में जाते रहोगे या कंटिन्यूसली लॉस करते रहोगे। और इसीलिए हद से बड़ी कैंडल के बाद वो बियरिश हो चाहे बुलिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, इसके अगेंस्ट अगर छोटी कोई कैंडल है उसमें भी ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर छोटी कैंडल है मान लो जैसे ये वाली, तो सर यहाँ पर आप नीचे कैंडल के नीचे यहाँ पर एंट्री करोगे, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखोगे, तो आपको नहीं लगता कि ये तो बहुत छोटा हो गया स्टॉप लॉस? शायद वोलाटिलिटी में ये ऐसे ही हिट हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। और फिर शायद इसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अगर आपकी डायरेक्शन में प्राइस कंटिन्यू करती है तो बहुत बुरा लगेगा, और शायद इसकी वजह से फोमो आ जाएगा आप में कि अरे यार मैंने छोटा स्टॉप लॉस लगा लिया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं रुकता तो अच्छा होता, राइट। बट यही फोमो आपको लॉस में लेके जाएगा अगले कुछ ट्रेड में, ये भी हो सकता है, राइट। तो इसीलिए हद से बड़ी और हद से छोटी कैंडल पे आपने ट्रेड नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अवॉइड ट्रेड इन फर्स्ट एंड लास्ट 5 मिनट, राइट। कि शुरुआती 5 मिनटों में, मार्केट खुलते से ही शुरुआत के 5 मिनट और आखिरी के 5 मिनट मिनिमम बोल रहा हूं, वो आपको अवॉइड करने हैं कम से कम। क्यों सर? यहाँ पे वोलाटिलिटी बहुत होती है, इसलिए कि मान लो आज मार्केट सुबह खुला, तो सुबह जैसे ही मार्केट खुलता है तो पूरे दिन भर के लिए नए ट्रेड मार्केट में आते हैं, बनते हैं। और जब कल मार्केट बंद हो रहा था तो उस टाइम वाले जो BTST वाले ट्रेड है वो मार्केट से निकल रहे होते हैं, है ना। इसीलिए मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी वहाँ पे क्रिएट करता है और बहुत बड़ा वॉल्यूम भी वहाँ पे ट्रेड होता है। और यही आखिरी के मिनटों में भी होता है। आखिरी के मिनटों में सुबह वाले ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो रहे होंगे और कल के लिए नई पोजीशन बन रही होती है BTST की, तो इसीलिए इन टाइम में ट्रेड नहीं करना है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी मार्केट क्रिएट करता है और बहुत बार आपके स्टॉप लॉसेस ऐसे हिट हो जाएंगे, और कई बार यहाँ पर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी प्राइस एक्शन आप देख रहे हो, कई बार मार्केट इतनी अच्छी तरीके से उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करता, और यही रीजन बनता है आपका स्टॉप लॉस का। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, तो वो ये है कि अवॉइड ट्रेड इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस अबव बुलिश कैंडल एंड सपोर्ट बिलो बियरिश कैंडल बिफोर योर टारगेट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ट्रेड नहीं करना है अगर किसी बुलिश कैंडल के ऊपर कोई दूसरा रेजिस्टेंस है जो आपके टारगेट से पहले ही है। मतलब यहां पे कोई अगर बुलिश कैंडल है, जैसे ये बुलिश कैंडल है मान लेते हैं, राइट, और आप ट्रेड कर रहे हो यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट के बाद, इसके नीचे आप रखोगे स्टॉप लॉस और 1:2 वाला टारगेट। मान लो इस वाली केस में हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, हाँ, तो ये वाला, और यहाँ पे आपका 1:2 वाला टारगेट है, जैसे कि ये रहा आपका 1:2 वाला टारगेट, राइट। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, अब आप यहाँ पे एंट्री करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका टारगेट, राइट। लेकिन अगर आपके टारगेट से पहले इस बुलिश कैंडल के ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, राइट, ये रेजिस्टेंस है, राइट, अगर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्राइस को आपके टारगेट की दिशा में जाने के लिए रोकेगा, शायद नहीं जा पाएगी प्राइस वहाँ तक, और इसीलिए आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। और इसी के अपोजिट
आपकी बियरिश कैंडल में, मतलब आपके टारगेट से पहले अगर कोई सपोर्ट है, नहीं ट्रेड करना है सर वहां पर, राइट। तो इन 3 कंडीशंस को आपने ध्यान रखना है और उसके बाद आपने ट्रेड करना है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो सकती है, जैसे मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा प्राइस को कूल डाउन होने दीजिए, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनने दीजिए, तभी किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान अपने रखना है, ठीक है। कुछ इवेंट्स होते हैं, इवेंट बेस्ड मूवमेंट, तो उसमें भी थोड़ा संभल कर काम करना है। इवेंट में वोलाटिलिटी बहुत होती है, राइट, जैसे बजट का दिन, इलेक्शन के रिजल्ट, या फिर आरबीआई की कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट, राइट, सेबी का कोई अनाउंसमेंट, राइट। तो इन चीज़ों में मार्केट वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है कैंडलस्टिक की बैक टेस्टिंग। तो अब तक हम लोग जितनी भी कैंडल सीखे हैं उनमें से कुछ कैंडल मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, बाकी की जो हम लोग सीखे हैं और जो मैंने आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में दी हुई है उनको आपने बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट दोनों करना है। तो सबसे पहले बुलिश कैंडल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बुलिश कैंडल कहाँ बननी चाहिए? किसी सपोर्ट पे, राइट। तो सबसे पहले हमें सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। तो क्या ये एक सपोर्ट है? बिल्कुल है। क्यों है? तो इसलिए कि आप देखेंगे पहले वाले, मतलब इससे जो प्रीवियस वाला जो डे था, जो ये 5 जून का ये चार्ट है, तो यहाँ पे प्राइस में बहुत अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला और ये इस दिन का डे हाई था। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक दिन पहले का डे हाई डे लो भी बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। और क्योंकि नेक्स्ट डे प्राइस जो है इसके ऊपर ओपन हुई और इसीलिए ये यहाँ पे सपोर्ट बन गया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो लॉन्ग लेग डोजी की तरह एक कैंडल बनी हुई आपको देख पा रहे होंगे आप, राइट। क्या इस पे ट्रेड करना चाहिए था? ये तो एक सपोर्ट पे भी बनी है और ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए था? आप अगर यहाँ पे एंट्री करते कैंडल का हाई टूटने के बाद, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस रखते, तो आपको नहीं लगता कि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया और इसके बदले में 2 गुना टारगेट आपको कब मिलता? इतना बड़ा टारगेट ये ज़्यादा नहीं हो गया? 250 पॉइंट निफ्टी में। तो कैंडल स्टिक के ऊपर ये एक्चुअली बहुत बड़ी रिस्क आप ले रहे हो। पॉसिबल है, राइट, लेकिन ज़्यादातर बार ये आपका एसएल ले लेगा, जो कि यहाँ पे भी हुआ है। तो इतने बड़े टारगेट के लिए जाना नहीं चाहिए, वो भी सिर्फ एक कैंडल के ऊपर, और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल के ऊपर। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि बड़ी कैंडल, बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ये ट्रेड ना करने लायक कैंडल थी। अब चलते हैं आगे। जैसे ही प्राइस उसी सपोर्ट पे वापस आती है, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही प्राइस उसी सपोर्ट पे वापस आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बड़ी कैंडल बनी और इससे भी आपको कोई अच्छा मतलब क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि ये कोई बुलिश कैंडल है, राइट। छोड़ दो इसको भी, वापस आओ यहाँ पे देखो क्या कोई कैंडल है? बिल्कुल है। कौन सी है सर? ये वाली कैंडल, ये दोनों मिला के। तो ये है बुलिश एनगल्फिंग, जिसको हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो बुलिश एनगल्फिंग में मदर कैंडल और बेबी कैंडल होती है। तो ये मदर कैंडल ने पहले वाले बेबी कैंडल को पूरी तरह से ढक लिया है, कवर कर लिया है, राइट। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस वाले बुलिश कैंडल को जरा ध्यान से देखिएगा। इसका हाई टूटने पे अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखते सेम कैंडल के नीचे, और इसका 1:2, वेट अ मिनट प्लीज, हाँ, और इसका 1:2 वाला टारगेट अगर आप रखते, राइट, इसका 1:2 वाला टारगेट, तो ये रहा 1:2 वाला टारगेट ऑलमोस्ट। तो थोड़ा सा गैप हम लोग एक्स्ट्रा भी छोड़ सकते, उतना बफर है हमारे पास, राइट। तो ये 1:2 वाला टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाता, जो कि ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस तरीके से किसी डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पर कैंडल बनने के बाद आप काम कर सकते हो। अगेन यहाँ पे भी आप देखो जरा, ये वाली जगह पे, यहाँ पे देखो क्या हुआ है। यहाँ पे अगेन एक सेम बुलिश एनगल्फिंग ही बनी हुई है ना। और यहाँ पे ये देखो, और स्टॉप लॉस अभी थोड़ा सा बढ़ जाता, यहाँ पे भी आप काम करते तब भी चल जाता, और इसका 1:2 वाला टारगेट शायद यहाँ पे भी, ओ वेट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे हुआ ये है कि मार्केट जो है यहाँ पे बंद हो गया। आपका टारगेट 1:2 होता कहीं यहीं कहीं पे, राइट। तो मार्केट बंद हुआ है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मार्केट के क्लोजिंग पे भी हम लोग देखेंगे तो 1:1.5 के आसपास का तो टारगेट मिला हुआ है। ये रही क्लोजिंग मार्केट की, तो 1:1.5 मिला हुआ है, मतलब 100 रुपए के बदले में 150 रुपए, राइट। सो मार्केट बंद हो रहा है, आइदर अगर नहीं होता, मतलब मार्केट अगर बंद नहीं होता शायद यहाँ पे, तो आपको आपका टारगेट मिल जाता बड़े आराम से, राइट। बट एनीवे, मार्केट अगर क्लोज हुआ है तो तब भी हम लोग प्रॉफिट में ही तो है, पोजीशन हमारी प्रॉफिट में ही तो है, राइट। तो ये आप सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हो किसी बुलिश कैंडल को, डाउन ट्रेंड में किसी सपोर्ट पे। अब देखते हैं किसी बुलिश कैंडल को
अप ट्रेंड में किसी पुल बैक पे या फिर अप ट्रेंड में किसी ब्रेकआउट के बाद आने वाले रीटेस्ट पे कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो दोस्तों आप अगर यहीं पर थोड़ा सा आगे चलेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए क्या ये डे हाई था इस दिन का, मानते हो ये डे हाई था, बिल्कुल ये डे हाई था। ये क्या काम करता है, एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब आप जरा आगे आइए, ये 6 जून का चार्ट हम लोग देख चुके हैं और 6 जून का ही हम लोग डे हाई मार्क कर चुके हैं, जो एक रेजिस्टेंस था उस दिन के लिए, मतलब 6 जून के लिए। लेकिन जब 7 जून को मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा मतलब फ्लैट ही ओपन हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, तो क्या मैंने बोला था, क्या ब्रेकआउट के बाद तुरंत ट्रेड करना है? नहीं ट्रेड करना है। ब्रेकआउट के बाद या तो प्राइस रीटेस्ट पे आए, तो यहाँ पे कोई खास रीटेस्ट तो ये है नहीं और कोई बुलिश कैंडल भी नहीं है, राइट। लेकिन जैसे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आई, तो क्या यहाँ पे एक हैमर कैंडल की तरह कोई कैंडल बन रही है? ये हैमर ही तो है, और क्या है ये देखो, है ना। तो ये हैमर यहाँ पे बनी हुई है और इस हैमर पे भी अगर आप ट्रेड करते ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ करके, अगेन स्टॉप लॉस आपका नीचे ही रहता, राइट, और 1:2 का यहाँ पे आपका टारगेट रहता। ये देखिए 1:2, दैट्स इट। तो उससे कहीं ज़्यादा मिला है तो वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके शायद आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एज पर आवर रूल जो भी हम लोग सीख है उसके अकॉर्डिंग तो 1:2 इज़ ओके, राइट, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इस बुलिश कैंडल को ट्रेड कर सकते हो। फिर वो कोई सी भी बुलिश कैंडल हो, इसी तरीके से ट्रेड करना है। डाउन ट्रेंड में किसी सपोर्ट पे या फिर अप ट्रेंड में किसी पुल बैक पे या फिर ब्रेकआउट पे किसी रीटेस्ट पे। तो ये जो हम लोगों ने हैमर कैंडल अभी अभी देखी, तो ये ब्रेकआउट के बाद आने वाले रीटेस्ट पे भी बनी है और अप ट्रेंड में एक पुल बैक पे भी बनी है ना। तो इसको आप इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। बाकी की बैक टेस्टिंग आपने जरूर कर लेनी है दोस्तों, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करनी है। आप पेपर ट्रेड से करो फॉरवर्ड टेस्टिंग चाहो तो, उसके बाद फिर रियल मार्केट में आप काम कर सकते हो विद प्रॉपर मनी और रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों बियरिश कैंडल को भी देख लेते हैं, बियरिश कैंडल को भी समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, क्या ये कोई कैंडल दिख रही है आपको? हाँ बिल्कुल। तो इसको आप इवनिंग स्टार की तरह ट्रेड कर सकते हो। ये अगर थोड़ी और बड़ी होती शैडोज इसकी, तो हम लोग लॉन्ग लेग डोजे की तरह इसको ट्रेड करते, लेकिन इवनिंग स्टार ये है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग बियरिश कैंडल को देख रहे हैं, तो कोई भी इवनिंग स्टार कैंडल कहाँ बननी चाहिए या कोई भी बियरिश कैंडल कहाँ बननी चाहिए? किसी रेजिस्टेंस के नीचे। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या ये रेजिस्टेंस है। तो आप अगर थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना पाएंगे। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन, राइट, वेट अ मिनट, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये है आपकी ट्रेंड लाइन, राइट। ये देखो, तो आपको नहीं लग रहा कि क्या आपकी जो भी कैंडल बनी है बियरिश कैंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार, तो क्या ये किसी रेजिस्टेंस के नीचे नहीं बनी है? बिल्कुल बनी है। और दोस्तों क्या हम लोग सिर्फ एक कैंडल को ट्रेड करते हैं? नहीं, हम लोग ये कैंडल जो कन्फ्यूजन या वीकनेस की वजह से बनी है, तो इससे पहले वाली एक कैंडल और इसके बाद वाली एक कैंडल, इन तीनों को मिला के ट्रेड करते हैं। तो तीनों में सबसे ऊपर जो कैंडल गई है उसका हाई, तीनों में सबसे नीचे जो कैंडल गई है उसका लो हम लोग मार्क करते हैं, और जैसे ही लो टूटा हम लोग काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर आप शायद काम करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडल बनने के बाद हम लोग उस कैंडल का हाई, उस कैंडल का लो, ये दोनों चीज़ें सेम कैंडल का नहीं, इसमें ये इवनिंग स्टार है क्योंकि, तो तीसरी कैंडल जो सबसे नीचे गई है मैं उसका लो मार्क कर रहा हूँ, यानी ये रेड कैंडल का। अब दोस्तों जैसे ही कैंडल यहाँ इसके नीचे आई, तो यहाँ पे आप ट्रेड करते, एंट्री कर जाते, और यहाँ पे स्टॉप लॉस कैंडल और ये दोनों रेजिस्टेंस इसके ऊपर का आप रखते और इसका 2 गुना टारगेट आप कम से कम लेने की कोशिश करते। तो ये रहा 1:2 वाला टारगेट, और इससे भी ज़्यादा मिला है तो वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप ले सकते थे। तो ये हुआ बियरिश कैंडल को किसी रेजिस्टेंस के नीचे, एक अप ट्रेंड के बाद किसी रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करना। लेकिन एक डाउन ट्रेंड में अगर बियरिश कैंडल को ट्रेड करना है, वो कैसे करेंगे, राइट। तो आपको तो अभी पता है यहाँ से डाउन ट्रेंड ऑलरेडी शुरू हो चुका है, राइट, और ये आया पुल बैक। क्या आपको यहाँ पर ये देखो, ये बॉक्स के अंदर आपको, राइट, इस बॉक्स के अंदर आपको कोई कैंडल दिख रही है? जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखो कौन सी कैंडल है? ये बियरिश एनगल्फिंग चल जाएगी, एडजस्टमेंट के साथ चल जाएगी। तो ये बियरिश एनगल्फिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसी कैंडल का हाई हम लोग मार्क करते हैं, मदर कैंडल का, मतलब मदर कैंडल का ही लो मार्क करते हैं हम लोग, है ना। और जैसे ही इसमें प्राइस में नीचे ब्रेकडाउन मिला, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ करके हम लोग एंट्री करते हैं सेलिंग साइड की। ऊपर है आपका स्टॉप लॉस और यहाँ नीचे 1:2 वाला टारगेट, जो कि एक ही कैंडल में मिल गया ऑलमोस्ट,
है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से किसी बियरिश कैंडल को आप पुल बैक में, या इसको एक्चुअली बियरिश में, डाउन ट्रेंड में इसको पुल बैक की जगह पे थ्रो बैक बोला जाता है, तो इस थ्रो बैक में आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। अब देखते हैं ब्रेकडाउन के बाद किसी रीटेस्ट पे अगर कैंडल बने तो कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो यहीं आप थोड़ा सा आगे आइए, तो ये है 12 जून का चार्ट, राइट, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे ये देखो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जा रही है ना, और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है, तो यहीं से आप देख सकते हो। यही मैंने इसलिए मार्क करी ना, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे आओगे तो यहाँ पे कई सारे रेफरेंस पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे कि ये वाला, यहाँ पे भी एक पुल बैक लिया हुआ है, राइट, उसके बाद में ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे ये है, उसके बाद में ये है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक ये कैंडल बन रही है और काफ़ी अच्छे से इसको प्राइस जो है रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा अभी। अब प्राइस में हुआ ब्रेकडाउन, कहाँ हुआ ब्रेकडाउन, ये देखो यहाँ पे। उसके बाद में प्राइस उसी लेवल को रीटेस्ट करने आई, तो ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, क्योंकि प्राइस में आप देखो कितनी बार प्राइस ऊपर गई है, लेकिन बाद में जब प्राइस यहीं पे आई तो यही सपोर्ट क्या बन गया, रेजिस्टेंस। ये तो बेसिक सा रूल है प्राइस एक्शन का कि सपोर्ट पे बाइंग आती है, लेकिन सपोर्ट टूटने के बाद वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे भी वही है, ये बन गया रेजिस्टेंस। कौन सी कैंडल है यहाँ पे, ये है शूटिंग स्टार, जो सबसे ज़्यादा बियरिश कैंडल होती है। और अगर इसमें आपको ट्रेड करना होता तो इस कैंडल का हाई लो आपने वैसे भी सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं, राइट। ये हाई, ये रहा आपका लो, और कैंडल का लो टूटने के बाद दोस्तों गैप आपने छोड़ देना है थोड़ा सा, उसके बाद में ऊपर स्टॉप लॉस। तो मैं कैंडल के हाई और वो जो ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस है उसके भी थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ, और नीचे 1:2 है टारगेट, ओह सॉरी, तो नीचे 1:2 वाला टारगेट आप यहाँ से ले लेते, राइट। वेट अ मिनट प्लीज, परफेक्ट। तो ये रही आपकी एंट्री, और ये है आपका 1:2 वाला टारगेट, जो कि ऑलरेडी मिल चुका है, राइट। ये लास्ट कैंडल में ही मिला, लेकिन ठीक है, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पे टारगेट भी आपको मिल गया। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी बुलिश या किसी भी बियरिश कैंडल को ट्रेड कर सकते हो, कोई सी भी हो, जो हम लोग सीखे हैं या जो हम लोग नहीं सीखे वो भी, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी कैंडल को ट्रेड करते टाइम उस कैंडल में अगर स्ट्रेंथ आपको समझनी है कि बायर के कंट्रोल में ज़्यादा प्राइस है या फिर सेलर के, तो मैंने वो वाली जो ट्रिक आपको बताई थी पार्ट 1 में, तो वो ट्रिक कभी मत भूलना, जिसमें हम लोग सीखे थे कि कैंडल का क्लोज अगर डे हाई के आसपास है, सॉरी उस कैंडल के हाई के आसपास है तो कंट्रोल बायर का है, और अगर सेलर के मतलब लो के आसपास है तो कंट्रोल सेलर का है, ठीक है। क्लोज अगर लो के आसपास है तो कंट्रोल सेलर का है, तो ये आपने देखना, राइट। तो ये सिंगल कैंडल में तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, लेकिन अगर 3 या 2 कैंडल की कोई कैंडल है तो दोस्तों अगर 2 कैंडल या 3 कैंडल का कोई पैटर्न है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले कैंडल मतलब तीनों में से, राइट, तीनों में से जो सबसे ऊपर गई हुई कैंडल है वो, और तीनों में से सबसे नीचे गई हुई कैंडल है वो 2 पॉइंट आपने मार्क करने हैं, हाई और लो, ठीक है। वो 3 हो, 2 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए लास्ट कैंडल की क्लोजिंग कहाँ है, राइट। लास्ट कैंडल की क्लोजिंग कहाँ है, हाई के आसपास है तो बायर स्ट्रॉन्ग, लो के आसपास है तो फिर सेलर स्ट्रॉन्ग। सिंपल ट्रिक है, बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर आप बेसिक से एडवांस स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो इसी तरीके से, क्योंकि ये जो अभी हम लोग सीखे हैं इससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस चीज़ें मार्केट में होती है जो आपने देखनी चाहिए, खास करके आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपने देखनी चाहिए। तो अगर आप बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हो जिसमें स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, उसके बाद में डिटेल टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस प्राइस एक्शन, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो द कंप्लीट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ठीक है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस बहुत ही छोटी या बहुत ही कम रखी गई है, जो एक स्टॉप लॉस से भी कम है, राइट। एक स्टॉप लॉस से भी कम फीस में, राइट, जो है 799 रुपये सिर्फ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑलरेडी आपको लिंक मिली हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों एंड बेस्ट ऑफ लक मार्केट के लिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और लर्निंग टॉपिक पे। थैंक यू।